सबसे पहले तो बड़ा मतलब खतरनाक वो हादसा हुआ है वहां पे। बीजे तो मेडिकल कॉलेज के कॉलेज। हाँ, हुआ, और एरिया साथ में में। वो जो पहले तो वो जो क्रैश हुआ है वही बहुत अनफॉर्चुनेट है। और दूसरा हम्म, कि हॉस्टल पे जाके गिरा है, वो उससे भी बड़ी मतलब बुरी बात हम्म, है। मतलब Young उस budding doctors, हम्म। intern इंटर doctors, हम्म। intern doctors is it is क्या very depressing. हम्म। मैच पे गिरा है? हाँ जी। मतलब कि जो इंटर्न बिल्डिंग थी उसके ऊपर गिरा है? बहुत इसमें कह रहे हैं शायद एक एसआरबी पीजी स्टूडेंट भी है शायद जिसकी डेथ हुई है। अभी कुछ कंफर्म नहीं आ रहा, कुछ क्लियरली सामने नहीं आ रहा। चार लोग हैं मतलब जो डॉक्टर फॉर एटर्निटी के हैं, और बाकी इसके अलावा एक दो शायद जो काम करते थे वहां पे, वो भी है कुछ। हम्म, वर्कर्स, हाँ मतलब मेस के वर्कर्स हैं, यूजी स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स वर इन्वॉल्व इन इट। हॉस्टल के मेस पर गिरा था, एंड दैट टू इन द रश आवर ऑफ लंच। दिन के टाइम पे, हाँ, जो खाने का टाइम है 1:30 से 2 के बीच में। तो उस हम्म। टाइम पे तो मैक्सिमम अपने को पता ही है, अपने यूजी हॉस्टल्स के मेस में दिन के टाइम पे कितनी हम्म, ज्यादा भीड़ होती है। हम्म। हम्म। हम्म, सारे डॉक्टर्स इवन वहां पे कंसोलिडेट हो जाते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट था यार। इवन क्या बोले, मतलब वो तो बेचारे जो फ्लाइट में थे एटलीस्ट दे हैड ए प्रीव्यू के मतलब डेथ इज कमिंग। बट वो डॉक्टर्स का तो क्या, लाइफ इज लाइफ, मतलब उसको कंपेयर नहीं कर सकते आप फ्लाइट इन फ्लाइट वालों का हम्म। या फिर हॉस्टल वालों का। बट एट द एंड, अच्छा शायद टाटा वालों ने उनके लिए, फ्लाइट वालों के लिए तो 1 करोड़ का कंपनसेशन कॉम्पनसेशन दिया अवार्ड है। थे। हाँ जी। यस। और उनका यस बॉस। मतलब बीजे का शायद बिल्डिंग रिबिल्ड करेंगे बस वो। डॉक्टर्स जिनकी डेथ हुई है या एमबीबीएस स्टूडेंट्स जिनकी डेथ हुई है, उसके हाँ। रिगार्डिंग अभी आज सच कोई न्यूज नहीं आई है दैट इज टाटा प्रोवाइडिंग एनी कॉम्पनसेशन और नॉट। फ्लाइट हम्म, पैसेंजर्स के लिए दे हैव गिवन अ स्टेटमेंट 1 करोड़ ईच। हाँ। बट इट इज वेरी सैडनिंग, फ्लाइट पैसेंजर्स को कंसिडर करते हुए, कंसिडरिंग दैट where it has crashed, it was a hostel of a medical students. How हम्म। we know that how much government invest in one doctor. एक सरकारी हम्म, डॉक्टर बनाने के लिए सरकार कितना उसमें इन्वेस्ट करती है। हम्म। From day one of our MBBS हम्म। till we leave the internship, then we हम्म, joining as a PG students, the charges that we pay. But it's a fact that government do invest in us to make us doctors for this country. हम्म, And to, like, it is very unfortunate कि उन लोगों की डेथ हो जाए जो एक क्रीम पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है, and that हम्म, too in a very big number. It is not something a short, it's a very short number, it's a very big number. हम्म, It's quite an unfortunate incident. हम्म। And what about those families? मतलब घर वाले क्या सोचते हैं, हमारा बच्चा पढ़ने गया है, डॉक्टर बन रहा है, कितने खुश होते हैं। हम्म। And that coming from intern years, people हम्म, have plans for their post grad, people are happy कि अभी अपनी हम्म, एमबीबीएस खत्म हो गई है, आगे की जिंदगी का हम प्लान कर सकते हैं, आपने एक पड़ाव कंप्लीट कर लिया अपनी जिंदगी का। And then suddenly life just changes for everything, not for the family, for every person out there. इसमें एक थ्योरी भी आ रही है कि पायलट जो था वो मतलब ही ट्राइड, मतलब गेव हिज लाइफ एट द लास्ट। और वो इसलिए क्योंकि वो जो जहाँ पे पब्लिक थी, मतलब कि ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया था, वहां Hmm. को छोड़ के ही डिसाइडेड टू मतलब टो अ बिट फर्दर, उसको थोड़ा आगे और उसने मतलब कि हैंडल किया, जिससे कि मतलब जाके वो थोड़ा कम पॉपुलेटेड एरिया में, तो कम पॉपुलेटेड एरिया अपन समझ सकते हैं कि मतलब कि मेडिकल कैंपस थोड़ा खुला खुला होता है। Hmm. वहां पे 3 4 बिल्डिंग ही दिख रही होगी एज कम्पेयर टू मतलब कि हाई राइज बिल्डिंग जितनी भी थी। वहां पे अगर क्रैश होता तो शायद ज्यादा लॉस होता। हम्म। नंबर वन इज दिस, पीपल आर प्रेजिंग हिम फॉर दिस। एंड सेकंड थिंग इज कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी उसमें निकल के आई कि वो जो बंदा था जो बच के Hmm. निकला है, जो कूदा है बाहर, ऐसा तो 11 नहीं A है कि, seat. हाँ, तो ही वॉज द रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि वो कि कितने खोल के और कूद गया। मैंने कहा कोई भी इंसान चलते प्लेन में क्यों खोल के कूदेगा? जल रहा होगा इसलिए। अब वो 11 ए सीट मतलब कि इमरजेंसी एग्जिट के बिल्कुल पास थी, तो ही जम्प्ड आउट और वो बच गया He was मिराकलेसली। pushed out. He was pushed out. That is also coming as that, because 11A is next to the emergency exit, so he was just pushed out. ऐसा पहले भी हुआ है एक बार। There is हाँ, one हाँ, Thai actor जिसने अभी अपना स्टेटमेंट दिया that he was हाँ, also once in a flight जो crash हुई थी, हाँ, हाँ, and he was also pushed out same. I think it was 1998 or 1996 while he was flying, and the हाँ, flight crashed.
Again, he was on the seat 11A, and after that, many stories are coming that 11A is a miraculous seat. हाँ मे बी, मेरे क्योंकि लिए तो इट इज लाइक शेयर अब्सर्डिटी, लाइफ इज अब्सर्ड, मतलब कहते हैं कुछ भी True. हो सकता है, कहीं भी अनसर्टेन है, बस वो अनसर्टेनिटी के साथ जीना है वही। तो मतलब कंप्लीटली अब्सर्ड है, कुछ नहीं है, कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे अनसर्टेनिटी। एक इसमें पता है कि वो क्या कहते हैं, जैसे विजय रूपाणी था, हम्म। उसके बारे में पहली हम्म, बार तो प्रेडिक्शन हो गई थी, उसके बारे में कुछ बात निकल के आया कि विजय रूपाणी जो था उसके बारे में प्रेडिक्शन ही हो गई थी कि एक किसी ने पोस्ट डाल रखी फेसबुक पे ऑलरेडी कि इतनी तारीख को एक प्लेन क्रैश होगा जिसमें एक फेमस पर्सनालिटी की डेथ होगी वगैरह वगैरह। और हम्म, उसकी विजय रूपाणी जो था पुराना सीएम जो था गुजरात का, पॉलिटिशियन था बहुत बड़ा, 2 बार सीएम रहा है, तो इसकी कार का बाइक का नंबर 1206 ही था। 6 है। वन हम्म। टू जीरो सिक्स पे ही वो एक्सपायर हुआ। हम्म। इतना कुछ मतलब कि वो लोग बाग इसमें से जोड़ जोड़ के निकाल रहे हैं वगैरह वगैरह, बट हम्म। स्टिल Theories, इट्स, multiple theories. हम्म। बट मतलब मुझे तो उस आदमी का बचना बड़ा मतलब सरप्राइजिंग लग रहा है कि कितनी हाइट से वो कूदा होगा। वो कूदा है या फिर मतलब यू आर टेलिंग मी कि ही वाज What पुश्ड I आउट? was reading, it was like the seat is such in a position that if the plane cracks in two, then it is pushed out. He's thrown out that way. ओके, इजेक्ट, ऑटो इजेक्ट हो जाता है मतलब। Auto eject, better word. But 2025 is teaching us somehow मेनी that life थिंग्स। is very unpredictable. Right from the start, Kumbh ke mele ka incident, then Pahalgam incident, then this incident. So every month there is something which is teaching us that we have to just take it very lightly. We have to live आरसीबी, by the day. आरसीबी परेड, RCB parade. वो कितनी अनफॉर्चुनेट थी। हम्म। मैंने देखा उसमें लोग बाग मतलब कि बच्चों को लेके जा रहे हैं यार, इफ यू आर एन स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट तो लेट इट बी। एक लड़की तो शायद ऑफिस से छुट्टी लेके गई थी, 23। बहुत क्रेज तो होता ही है. यू आर एन People आरसीबी गर्ल? fall. No, no. I'm not at all a cricket girl at all. ठीक है। Just that तो when you see people around watching sports, you can feel it that there is a craze of it. There is craze of sports personalities. बट स्टिल यार मतलब कि इवन कोई बंदा भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जा रहा है तो ही शुड बी मतलब अवेयर के शी कुड बी ग्रोप्ड और शी कैन बी मिसबिहेव्ड विद। इतने सारे इश्यूज होते हैं, आप ऐसी जगह पे वो भी जस्ट फॉर ए ग्लिम्स ऑफ योर मतलब स्टार और व्हाटएवर। इतना तो नहीं यार, मतलब नहीं होना इतना तो चाहिए. सेंस होना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए कि चलो आप अकेले चले जाओ, फिर हम्म। आप थोड़ा भीड़ से दूर हो, लेकिन इतना नहीं कि आपके साथ में कोई है आप उसको लेके किसी फेंस पे चढ़ रहे हो, किसी पेड़ पे चढ़ रहे हो एंड देन मिस हैपनिंग्स ऑकर, तो हम्म। फिर थोड़ा इशू आ जाता है उसमें। मुझे लगता है लोग वेले बहुत हैं। एग्जैक्टली, आरसीबी परेड से तो यही पता चलता है, मतलब देश में बेरोजगारी बहुत है। बहुत है। लेट्स स्टार्ट विद, मुझे तो हाँ हाँ, हाँ जी। बोलो बोलो। मुझे तो बस ये लगता है कि 2025 ने ये सिखा दिया है कि थोड़ा लाइटली लो. हाँ, Let it चिल, flow. Enjoy it. हम्म। You never चिल know मारो। what is gonna come for you the next day. So live by the day, enjoy the day to the fullest. जो करना है आज कर लो. हम्म। कल की मत सोचो. कल का हम्म। कोई भरोसा है नहीं जिंदगी में हम्म। अब. हम्म। गुरप्रीत आज चलते पार्टी करने? बिल्कुल बस चलो वर्चुअल पार्टी कर पाएंगे अपन नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि एक कोई कॉन्फ्रेंस डिसाइड करते हैं, हाँ वहां पे जी। बैठ के और मतलब कि सिंगल कैम का पॉडकास्ट करते हैं, ठीक है But बॉस। there are actually two conferences coming up. लाइंड अप। हाँ हाँ, हाँ, यू कैन टेल। first is this NFSU National Forensic Science University की conference है, which is themed on forensic odontology. It ओके, is in September in Gujarat, NFSU Institute of Gujarat. This time गुजरात it में is themed अहमदाबाद? on Gandhinagar. गांधीनगर, अहमदाबाद। It is this time themed for forensic odontology. हम्म। And another one is our Indian Academy of Forensic Medicine Conference, Forensic Medicon शिलोंग 2026, वाली। Shillong वाली, जो हाँ February में है. It has both of these conferences has pre-workshop as well, and then हाँ, conference. Shillong इवन वाली का राज, pre-workshop अच्छा है. It is conventional and virtual autopsy. ये भी एक पुराना टॉपिक हो गया। एक्चुअली मेरे को तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यहाँ इंडिया में
एक जिंदा बंदा जो है उसका एमआरआई नहीं हो पा रही, सीटी स्कैन नहीं हो पा रहा, क्या हम करते रहते हैं, मतलब इधर उधर लेकिन घूम रहे हैं। लेकिन जस्टिस तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा ना भाई। हाँ। जस्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन लाइफ। हम्म। हम्म। मतलब We cannot stop जस्टिस। the research also. Like that's हम्म। a fair हाँ। point that conventional हम्म। autopsy है, मगर कहीं ना कहीं the thought of research, the thought to grow, what हम्म। can be changed, what changes can be there. अगर आज सोचेंगे तो आज से शायद 50 साल बाद होगा, बट होगा तो तभी जब आज सोचा जाएगा। हाँ जी। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो ये भी, मतलब कि मुझे नहीं, हम्म। लॉजिक तो समझ में नहीं आता, बट इवन बंगाल में भुखमरी चल रही है, सब कुछ है, हम्म। स्टारवेशन है, फिर भी हम्म। मतलब कि आप एयरपोर्ट बना रहे हो, हम्म। है ना। हम्म। मतलब कि आप नोएडा में नया एयरपोर्ट बना रहे हो हम्म। बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। हम्म। हम्म। तो ये सारी चीजें चलती रहती है, प्रोग्रेस एंड मतलब हम्म। कि ये तो चलेगा। पर इवन ये वर्चुअल ऑटोप्सी में भी यही इशू आ रहा था, मुझे भी पहले लगा था कि भाई हम्म। हमारी मशीन को आप वहां पे डेडिकेट कर रहे हो, लेकिन हम्म। आपको एक पूरा केस है जिसमें पूरी सोसाइटी इफेक्ट हो रही है। हम्म। हम्म तो उसमें जस्टिस देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉज ऑफ डेथ आप हम्म। निकाल रहे हो, आप बता रहे हो कि टाइम सिंस डेथ एंड क्या है उसकी। हाँ। इट इज इम्पोर्टेंट, और समटाइम्स जैसे थोड़े टाइम पहले एक इनकाउंटर का केस था, हम्म। मल्टीपल उसमें फायर आर्म इंजरीज थी। हम्म। अब कन्वेंशनल ऑटोप्सी अपन कर लिया, 3 घंटे कर ली, 4 घंटे कर ली, डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स वी वर अनएबल टू लोकेट सम जो उसमें बुलेट्स थी। अब अपन। हार के हमें मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा सिचुएशन के हाँ। साथ। तो इन इन हम्म। सिचुएशंस में तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस हम्म। firearm cases में it should be mandatory. Like हम्म। where we practice, it हम्म। is mandatory to go for the X-ray radiological examination एक्सरे तो हो जाता है, लेकिन उसमें भी जो एक्चुअल जो लोकेशन को ट्रेस करना है वो करना सीटी है। की हेल्प से हो सकता है। उससे क्या हम्म। होता है, म्यूटिलेशन भी कम होती है। अब जैसे मैंने कहा कि अब मान लो बॉडी से आपको 25-30 गोलियां निकालनी बुलेट्स है। निकाल। अब इतनी बुलेट्स राइट। निकालना इट इज वेरी डिफिकल्ट। बिल उसमें से आपने पंद्रह हम्म। बीस भी निकाल ली, लेकिन फिर भी आपके मन में एक रहता है कि शायद मैं सारी ट्रेस कर पाता। अब उसमें क्या है कि एक्सटेंसिव म्यूटिलेशन हो जाती है बॉडी की। बॉडी तो इन की। दैट हम्म। केस इट इज अ हेल्पफुल, मतलब एंसिलरी तो है ही है, और बाकी जैसे बॉस ने कहा डेवलपमेंट शुड और गो हैंड इन हैंड, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर चलना चाहिए साथ में। हाँ जी। बस एक बार पता है once तेरे I को। हाँ हाँ जी। बोल। once ये I बोल। have done a case जिसमें फायरआर्म का ही केस था। हम्म। In it, the bullet was lodged behind the teeth and the person had dental उसको inlays लगाए गए थे, प्रोस्थेसिस थे उसके। हम्म। तो एक बार पहले डूइंग द बेसिक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन नहीं समझ में आया, वी परफॉर्म्ड अ कन्वेंशनल ऑटोप्सी। हम्म। हम्म। देन हम्म। अगेन वी हैड टू परफॉर्म दैट रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन टू रीच दैट एग्जैक्टली वेयर इज बुलेट लॉज्ड। हम्म। हम्म। सो इन सच केसेस एक्चुअली हम्म। मैंडेटरी हो जाता है, अब बिकॉज उसमें तो सिर्फ तुमने मुंह ही, सिर्फ चेहरा ही म्यूटिलेट किया होगा, हम्म। बट अगर मान लो पूरी बॉडी म्यूटिलेट हो गई है तो फिर उसको म्यूटिलेट करनी रेडियोलॉजी। पड़ जाए। हाँ, तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी डिफिकल्ट हो जाता है। गुरप्रीत, एक बार तेरे को याद है अपन ऑटोप्सी कर रहे थे, हाँ जी बस। और दीपाली में हम अपन सब लोग लगे हुए थे, लेकिन वो बुलेट नहीं निकली थी। हम्म। मतलब वो इतनी मुश्किल था उसको निकालना, वो लास्ट में नहीं मिली और नहीं मिली। नहीं मिली। लास्ट में उसने। हाँ। 11:30 12 हो गए थे रात के, इतना करने के बावजूद भी नहीं मिली थी। अब वो रिब रिब में किसी में जाके हुई, हमने इवन रिब रिब कटर तक यूज करके उसको रिब्स को अलग अलग डिसइंटीग्रेट किया है हम्म। कि हम्म। भाई कहाँ हम्म गई, इसका दिख रही है एक्सरे में हम्म। हम्म स्टिल। अब वो 3D में कहाँ खो गई, वो पूरे चेस्ट की डेप्थ में, मतलब एक पूरे क्रॉस सेक्शन में। हम्म। भगवान। अब उसमें बस एक, जैसे मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था केस, उसमें मैंने बताया बहुत सारी थी। अब उसका एक बहुत कॉमन सा बताता हूँ। पड़ी हुई है यहाँ इलियक ब्लेड के ऊपर, एक्सरे पे दिख रहा हम्म है सामने पड़ी हुई है। वो एक पूरा का पूरा एक वो जो पेल्विस है, अब उसके अंदर जाना, पता नहीं उसमें हजार चीजें हैं, सबको ढूंढना, मतलब कोशिश करके थक गए, अपने को नहीं मिली। और जो एक आम बंदा देखेगा वो कहेगा यार सामने तो पड़ी है, क्यों नहीं पड़ी निकाली। हुई है। अब सेम यहाँ पे एक बार ये मैक्सिलरी साइनस में पड़ी हुई थी। अब हमारे बंदे यहाँ सब जगह कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, किसी से निकल नहीं रही। सब कह रहे हैं यहाँ पड़ी हुई है, ऊपर ही है, ऊपर ही है, हाथ लगा रहे हैं, ऊपर ही पड़ी हुई है। वो जाके फिर हमने नीचे से जब ब्रेन खोला, स्कल निकाला, ब्रेन पूरा करके उसके बाद अंदर से जाके निकाली, इजिली निकल आई। तो जो देखने में आसान लगता है वो होता नहीं है। करने में यूजुअली स्पाइन में फंस जाने वाली बुलेट्स को निकालना, वो एक दो केसेस वंस हम्म। आई हैव डन सच केस के हम्म। स्पाइन में जाके फंस गई है। तो हम्म। उसको इंटीरियरली निकाल रहे हो, पोस्टीरियरली हम्म। निकाल रहे हो, हम्म। और वो हम्म। बीच में भी ऐसे है कि दो हम्म। पेडिकल्स के बीच में आ रही है, हम्म। तो आप समझ नहीं पा रहे हो, या दिख रही है एक्सरे में हम्म। इजीली दिख रही है कि हाँ हम्म। यहाँ है, हम्म। पर जब निकालने जा रहे हो तो उसमें हम्म।
टाइम लग रहा है कि हाँ समय ले लिया है पूरा Usually bone cutting is not one of the things that we do routinely in मतलब कि रूटीन। autopsy। हाँ, तो उसमें वो bone cutters and उसको हैंडल करना, उसकी डस्ट, बोन डस्ट वगैरह आती है, तो वो सब थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। हाँ जी, खैर, मूविंग अहेड, आप वाकई में पॉडकास्ट शुरू करें। हाँ जी, हाँ जी, अब हाँ करते जी, हैं, अब अब करते करते हैं हैं, मेन वार्म टॉपिक्स अप हो पर गया है, शुरू। अब करते हैं वार्म अप अपन। हो हाँ गया जी, है। हाँ 40 ठीक है, मेरे को नोटेशन भी डालने पड़ते हैं इसमें। ओके। चलो, हाँ, तो क्या खबर लाए हो रिविशा? बस एक मेन केस डिस्कस करते हैं। आज तक हाँ, सबसे ज्यादा कॉम्पनसेशन जिस केस में दिया गया है थ्रू सुप्रीम कोर्ट, एंड द हम्म, कॉम्पनसेशन वाज ऑफ 6 करोड़। हम्म, ओ, मगर ये केस जितना बड़ा कॉम्पनसेशन था उतना ही लंबा ये केस चला। हम्म, द केस वेंट ऑन फॉर 15 years। हम्म, हम्म, So this was he was an NRI doctor. हाँ, He came with his wife to India, हम्म, हम्म, और जो डॉक्टर थी, and हम्म, his wife was also a doctor. She had few rashes. She हम्म, had neck lymphadenopathy. Then they were in Calcutta where they were diagnosed with, she was diagnosed with allergic things and everything. उनका treatment चलता रहा, चलता रहा. It was just going on. Then later on, she was finally diagnosed with toxic epidermal necrolysis. हम्म, और जिसका डायग्नोसिस इतना लेट हुआ that she was already being given steroids, which was a contraindicated drug in 10. हम्म, हम्म, And because of it, the doctor, she died. हम्म, तो जो ये एनआरआई बेस्ड डॉक्टर थे, इनने मेडिकल नेग्लिजेंस का डाला था कॉम्पनसेशन के लिए। हम्म, द केस स्टार्टेड, शी डाइड इन 1998। जिस दिन कॉम्पनसेशन प्रोवाइड हुआ है, दैट वाज आफ्टर 15 years. हम्म, The patient was earlier admitted in Calcutta. From Calcutta, then she was referred to Bombay. In Bombay, she was admitted. In the entire duration, the main thing that came up was it, it wasn't such a tedious task to diagnose 10. A dermatologist who's an MD dermat can diagnose a 10. But why was it so that 10 couldn't be diagnosed earlier? Why it had come हम्म, to this position कि उनको steroids चले गए? It was a wrong diagnosis. Same way हम्म, Supreme Court की जो ये proceeding चली, इसमें it happened the same. It was discussed there itself. There were multiple expert witnesses by the derma doctors, हम्म, by doctors of forensic medicine, doctors who had seen her in Bombay, in Calcutta. That was it a tedious task to diagnose a 10 case? Yes, 10 is a rare disorder, but it is not so rare for a dermat to diagnose. So in this case, a gross negligence was found. एससी ने 6 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया। इसमें दिया भी 15 साल बाद, मगर दिया भी 6 करोड़ का। ये आज तक का सबसे बड़ा कॉम्पनसेशन दिया गया है किसी भी केस में, किसी भी मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में। हम्म, एंड इन दिस केस वन हॉस्पिटल वाज इन्वॉल्व्ड, देयर वर 4 डॉक्टर्स एंड एएमआरआई हॉस्पिटल वाज इन्वॉल्व्ड, जिसको कॉम्पनसेशन पे करना था टू डॉक्टर कुणाल शाह, हु वाज द कंप्लेनेंट हियर। हम्म, इसमें टू ऐड वन थिंग, इसमें जो कंपनसेशन है वो, उसमें जो टोटल अमाउंट था वो 6 करोड़ से भी ज्यादा था, बिकॉज इट हैड टू बी पेड विद इंटरेस्ट, बेस्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इंटरेस्ट लग के, तो वो काफी ज्यादा बढ़ गया था काफी अमाउंट। ज्यादा बड़ा था। हाँ जी। जो हम्म, एससी ने फाइनलाइज किया था दैट वाज 6, एंड देन फर्दर चार्जेस एडेड अप एंड एवरीथिंग। हम्म। तो AMR। ये चीजें कहीं ना कहीं ये डिनोट कर देती है ना दैट एक इंटरेस्टिंग वेर फैक्ट उसमें मैंने मैंने पढ़ा था इस केस में, कि जो हस्बैंड जो डॉक्टर था, ही वाज कंटिन्यूसली इंटरफेयरिंग इन द ट्रीटमेंट, और हम्म, कई जगह इनफॉर्म्ड रिफ्यूजल भी दिया है। वो यूएस बेस्ड डॉक्टर था, हम्म, उसने जो मेडिकेशंस थी और उनमें काफी इंटरफेरेंस किया, और फाइनली उसको जब मुंबई शिफ्ट किया गया, मतलब उन्होंने बोला कि हम इसको यहाँ नहीं रख सकते, वो इंसिस्ट किया कि मतलब कि हाँ, मुझे यहीं कराना है। फिर उसके बाद उसको वहां पे लेके शायद 3-4 दिन में वो एक्सपायर हो गई थी वहां पे। हम्म तो द इशू वाज कि हाँ ठीक है, इट वाज एन इशू ऑफ मतलब एरर ऑफ डायग्नोसिस, बट उसमें स्टिल वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि आप क्या कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के लिए वो हो, क्योंकि इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल आपने दिया हुआ है। स्टेरॉइड्स आपको अगर दे रहे हैं तो उन्होंने एक स्टेज ऐसी आई थी, शायद 3-4 दिन हुए थे, तो उन्होंने 2 डोजेस omit करवा दी थी किसी ड्रग की, मे बी शायद स्टेरॉइड थी वो। जी।
और वहां पे ये उनके अगेंस्ट गया था, तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट तक गया था वैसे केस, वरना हम्म। एनसीडीआरसी ने मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया था जो रिजेक्ट कर दिया प्रीवियस था। है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न करके और फिर शायद आई मतलब अगर मैं उसको रिकॉल सही कर पा रहा हूँ तो डॉक्टर बस कुणाल साहा वर्सेस एएमआरआई है ना। considering he belonging to a medical fraternity, हम्म, ही वुड बी गेट, मतलब एक चीज, एक अड़चन बनना किसी काम में, मगर एक, बिकॉज वी नो what is the prognosis, what are the हम्म, drugs that are being given, what are the side effect of such drugs, क्या वो ड्रग हम्म, काम कर रही है या नहीं कर रही है, because he was belonging to medical fraternity, he was a doctor himself, so that is why also he was more involved wherever whatever was happening. डेफिनेटली एक डॉक्टर पर्सपेक्टिव से अगर अपने अपन देखा जाए, तो होता है ऐसा कि अपन ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ओवर ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक लेमन भरोसा कर हम्म, लेगा कि डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं वो सही है, मगर हम्म, जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब हमें नॉलेज होती है, तो हमें पूरा पता करना है, फ्रॉम द स्टार्ट और टू द एंड ऑफ इट, एवरी सिंगल ड्रग, एवरी सिंगल डोजेस, एवरी सिंग एवरी टाइम पीरियड ऑफ इट, हम्म, हम बहुत माइन्यूटली चेक करते हैं। कहीं ना कहीं उसमें एक फैमिली मेंबर का रोल प्ले हो जाता है कि हमारी फैमिली है, हम ओवर हम्म, प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। हम्म। तो बट दिस इसमें क्या दिस वुड होता बी। है लीगल मेडिको लीगली इसमें क्या होता है कि जो कंसेंट वाली जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफी कम हो जाती है, क्योंकि जब आप इन्फॉर्म करते हो उसको तो यू प्रिज्यूम मतलब कि आप अगर एक को गाँव वाला है तो आप उससे हिंदी में बात करोगे, हम्म। इंग्लिश स्पीकिंग है तो आप उससे उस बारे में बात करोगे, कोई वेल एजुकेटेड है तो आप उससे ये बात नहीं करोगे कि साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं तो वापस लेके आना, क्योंकि एजुकेटेड हम्म। पर्सन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। गाँव वाले का हो तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई आपके पाँव में सूजन आ जाए तो प्लास्टर कटवाने आ हम्म। जाना, है ना। तो ये सब चीजें मतलब कि विद एजुकेशन उसके क्राइटेरिया नीचे जाते जाते इन्फॉर्म हम्म। कंसेंट के। सेम इसी केस में क्या हुआ कि डॉक्टर्स ने उनको कई सारी चीजें बताया कि प्रिज्यूम कर लिया कि दीज वर इन्फॉर्म, लेकिन उसने क्लेम किया कि मैं एज ए पेशेंट ही पूछना चाह रहा था। तो उन्होंने कहा कि अब हम्म। फिर अगर आप एज ए पेशेंट पूछना चाह रहे थे तो आपने इन्फॉर्म रिफ्यूजल कैसे दिया, इट वाज मतलब आप एज ए डॉक्टर की कैपेसिटी दे पा रहे थे ना, आपको पता हम्म। था कि इसमें स्टेरॉइड इतनी डोज नहीं लगेगी, एंटीबायोटिक ये वाली नहीं लगेगी, आप कल्चर कराने के पीछे लग गए, वट एवर वॉज द सीन देयर। तो हम्म। एक एथिकल डायलेमा टाइप का वो हो गया। वो हो गया। सबसे अच्छा जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ये किया कि उन्होंने उसमें लिखा नोट्स में हम्म। कि ही इज मतलब एक डॉक्टर ने तो अपने नोट में इतना तक लिखा था, ही हैज बीन कंटिन्यूअसली इंटरप्टिंग विद द ट्रीटमेंट, आई एम हम्म। नॉट सेटिस्फाइड और ऐसे ऐसे करके उसने पूरा उसमें डिटेल में लिखा है उसमें अपने हम्म। नोट्स के अंदर। तो वो कहीं ना कहीं उनका हो सकता है कॉम्पनसेशन कम कराने में किया। अब कॉम्पनसेशन का अमाउंट जो तुम बोल रहे हो ना वो बहुत ज्यादा है। ज्यादा दो उसमें आता है, एक तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा थी और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी वो यूएस के हिसाब से कैलकुलेट हम्म। हुई थी जो कि इंडिया से वैसे भी ज्यादा थी ज्यादा है। तब। तो उस केस में उसको कॉम्पनसेशन ऐसा मिला। दैट्स अ ट्रू फैक्ट। हाँ, अब इसी की जगह मान लो ये नेग्लिजेंस अगर कि टाटा बिरला की किसी औलादे के साथ हो जाता हम्म। तो कॉम्पनसेशन और और ज्यादा ज्यादा चला जाता। जाता। मगर अपनी इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गया है आज तक, कि इतना हाँ, पे करा जाए फ्रॉम अ हॉस्पिटल, फ्रॉम फोर डॉक्टर्स हु हैज टू पे दिस मच अमाउंट टू फॉर अ हाँ। पेशेंट। तो मतलब लॉ प्रिज्यूम करता है कि अगर आप 100 रुपए कमाते हो ना तो आप आपकी कैलकुलेशन जो होती है ना कि मतलब कि आप कितना, जैसे 10 साल पहले मर गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, तो अगर वो महीने में 100 रुपए कमा रहा था तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पहले वो अपने पर 35 रुपए तो खुद ही खर्च करेगा, 30-35 रुपए, उसके बाद 70 घर वालों को देगा, फिर उसमें से एफडी और जो क्या कहते हैं करंट अकाउंट्स के इन्वेस्टमेंट, घर की एसआईपी वगैरह ये सब निकाल दी जाती है। उसके बाद जो अमाउंट बचा उसको केवल और फिर उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बची हुई उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर हम्म। उसमें होटल के एक्सपेंसेस, ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस, दवाइयों का खर्चा, लाने ले जाने का हम्म। खर्चा, ये सब जोड़ा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है कॉम्पनसेशन का कैलकुलेशन। ये ऐसे नहीं होता कि हाँ भाई वो इसकी तनख्वाह इतनी थी तो 50,000 वो कैलकुलेट करके वो डाल दिया। वो तो अपन उसमें पढ़ते भी भी है ना उसमें, वो अपन, हाँ। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स दिल्ली हाँ, एंड ये सब जो हाँ, कंसेप्ट है उसमें। हाँ। हम्म। कभी तो किसी जमाने में पढ़ा था हमने भी, पीएसएम में पीएसएम में। सीएसएम में। जी। डिवीजन में तो वर्क्समैन थोड़ा। कंपनसेशन वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट में भी कैलकुलेशंस हैं, दैट हाउ टू हाँ जी। कैलकुलेट पर फॉर उस इट हाँ पर उसका सिंपल हो जाता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है रहती है। हाँ, टीडीएस मतलब रिटर्न्स और ये सब बहुत सारी चीजें आती है। वो सब वर्कमैन कंपनसेशन नहीं है क्योंकि उनको प्रिज्यूम किया जाता है कि वो टैक्सेबल इनकम से नीचे ही है।
हम्म। तो गुरप्रीत, मूवी मैं बॉस बताना मूवी चाहूंगा एक मूवी की मिस्टेक, जैसे कि मूवी क्यों देख रहा है, पहले ये बता। मैं मूवी नहीं देख रहा, बहुत मैं पढ़ रहा हूँ, यू नो, आई लव रीडिंग। तो मैंने 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 सुना कि बॉर्डर 2 की शूटिंग चल रही है तुम्हारे घर के आसपास। हाँ जी, हाँ जी, बस दिलजीत उसमें है, मेन हीरो हमारा। अभी पंजाब का सुपरस्टार वही है। क्यों, सनी अरे देओल भी वाह नहीं? बॉस। सनी देओल तो बस मेरी गुरदासपुर का ही है, वो यहीं से हमारे एमपी रहा है। अच्छा। तो वो तो हमारे बीकानेर से भी देखी गया। हाँ, बीकानेर से भी रहा है। बस आप भी ट्राई कर लो बॉर्डर 2 में। नहीं नहीं, इसको मैं तो तो नहीं। स्टंट डबल कर रहे हैं, इसको तो स्टंट डबल यूज कर रहे हैं, बॉडी डबल। हाँ जी, हाँ जी। इस बार तो टैंक उड़ाने यही जाएगा बम लेके। बॉस, अभी तो टैंक की बात तो हम ना ही करें, बड़ा डर लगा था अभी हमारे जब ये पूरी छोटी सी skirmish हुई थी, तो घर के हाँ। आसपास जब, तो तब पता चला वॉर इज वेरी बैड, कभी नहीं होना चाहिए वॉर। ठीक है, मूवी में ठीक है भाई, रियलिटी में इट इज अ वेरी बैड थिंग, और सो नहीं पाते थे हम। यार गाजा में कैसे रहते होंगे लोग वगैरह? यार बॉस, मेरे को तो सच में सोच के कई बार रोना आ जाता है उन लोगों के बारे में सोच के, मतलब इट इज सो डिसहार्टनिंग, मतलब सच अ बैड थिंग, मतलब वी एज अ ह्यूमैनिटी हैव फेल्ड उसमें, वहाँ जो जो हो रहा है ना, मतलब बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। somebody saying कि 35,000 चिल्ड्रन वहां मर गए हैं, और मतलब जो बहुत बुरी बात है, नॉट ओनली फ्रॉम वो ब्लास्ट हो रहे हैं, मर रहे हैं, गोलियों से मर रहे हैं, उसके अलावा दे आर डाइंग फ्रॉम स्टारवेशन ऑल्सो, हॉस्पिटल्स भी मतलब हाथ खड़े कर चुके हैं भाई, अब नहीं हो सकता, मतलब इट इज हम्म। अ वेरी बैड थिंग, मतलब नहीं होना चाहिए ये। अगर लाइफ के लिए कंसिडर किया जाए तो वॉर कहाँ से ही एक अच्छी चीज है। अफेक्ट होने वाले तो लोग ही हैं, हम्म। जिंदगियां ही जा रही हैं, जान ही मर रहे हैं। हम्म। तो वो तो और कभी अच्छा हो भी नहीं सकता। एवरी लाइफ लॉस्ट, मतलब इट इज अ टेरिबल थिंग, मतलब वी सी इट, मतलब देखते ही हैं हम जब पोस्टमार्टम करते हैं, आखिरी पड़ा वही होता है, उसके बाद तो आदमी चलता ही है। इट इज अ वेरी बैड थिंग, मतलब नहीं होना चाहिए ये। सो कमिंग बैक बॉस, कि सिनेमा कुछ अच्छा भी करता है और कुछ बुरा भी करता है। हम्म। तो जो अपना एजेंडा है आज का, उस हिसाब से जो मैंने देखा, मैं असुर देख रहा था आजकल, जैसे थोड़ा सा थ्रिलर्स का हमारे असुर। बहुत, हम्म। असर वो जो अरशद वारसी वाला है, तो अब तो उसका सेकंड भी आ गया, दूसरा सीजन भी खत्म हो गया। हाँ। तो उसमें मतलब जो फोरेंसिक का आजकल बड़ा एक वो, उसको ना एक फैशन सा बन गया है दिखाने का। तो इट इज हाईली जो है वो इंस्पायर्ड फ्रॉम जो अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स हैं, लेकिन उनके हम्म। जितनी एक्यूरेसी हम यहाँ नहीं ला पाते। तो उसमें मुझे देख के एक बड़ी हंसी आ रही थी कि मतलब उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, ही इज द सेम पर्सन हु इज कलेक्टिंग सैंपल्स एट क्राइम सीन, हाँ। देन ही इज कंडक्टिंग अटॉप्सी ऑल्सो। स्टार्टिंग में ही वो अपन देखते हैं, वो ऑटोप्सी हाँ। भी करता है। हाँ। हाँ। उसके बाद लैब में ही इज द वन हु इज एनालाइजिंग, ठीक है। उसके बाद मत कहीं कहीं वो इंटेरोगेट भी कर रहा है सस्पेक्ट्स को। हाँ। तो मतलब एक फोरेंसिक सुपर ह्यूमन दिखाने की कोशिश की है उसमें। मतलब क्या ओटीटी का डॉक्टर सालू आ गया क्या वो? ओटीटी का डॉक्टर सालुके ही है। मतलब वो तो सालुके से भी ऊपर चला गया, सालुके तो फिर लैब में रह के काम करता है, वो भाई हाँ। सब काम कर रहा है, वो मतलब सस्पेक्ट को भी इंटेरोगेट कर रहा है। तो मतलब ये एक मिसमैच सा कर देते हैं, मतलब अब जैसे हम भी बताते हैं हम फोरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर हैं, तो इवन डॉक्टर फ्रेटर्निटी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, तो वो पता ही नहीं। सोचते हैं कि सारा काम शायद हम भी वो सालुके वाले काम ही करते हैं। हम्म। बट इन रियलिटी जो फोरेंसिक साइंस है, एक बहुत बड़ी एक ब्रांच, बहुत बड़ी एक वो है, मतलब हम्म। स्पेशलिटी है, इसकी बहुत सारी सब स्पेशलिटीज हैं, उसमें फोरेंसिक मेडिसिन इज वन ऑफ इट। और इसमें जितनी भी और स्पेशलिटीज हैं, दे ऑल आर वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड, एंड दे ऑल वर्क इन अ कोलेबोरेशन, मतलब हम्म। कोलेबोरेशन एफर्ट एक रहता है। जैसे क्राइम सीन की बात कर लें, उसमें डॉक्टर्स फोरेंसिक वाले कभी नहीं जाते, मतलब दे रेयरली हम्म। गो इट। मैं तो आज हम्म। तक कभी नहीं गया, अब मैंने इतने पोस्टमार्टम करनी है। और जाते भी हैं तो उसमें हमारा बहुत कम काम रहता है, डेथ से रिलेटेड ही कुछ होगा तो जाएंगे। हम्म। मान लो कुछ ऐसा है जिसमें बॉडी मिल गई अपने को, अननोन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में अननोन बॉडी मिल गई है, तो वहां जाके देख लेंगे।
इसके अलावा मान लो बाथ टब में बॉडी पड़ी हुई है, कुछ और एग्जांपल्स होंगे। तो मतलब रेयरली जो फोरेंसिक मेडिसिन है, इतने डॉक्टर ही नहीं है फोरेंसिक मेडिसिन के कि वो क्राइम सीन पे जाएं। नंबर एक बात ये। नंबर दो बात, अब उसके बाद आती है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी ही हमारा मेन डोमेन है, जिसमें हम सारा शुरू से लेके आखिर तक, जो उसके मेन हीरो हम ही है, प्रोटैगनिस्ट सेंट्रल कैरेक्टर हम ही है, उसमें सारा काम हमें ही करना है। बॉडी मतलब बेपर्दा करके उसमें से सच निकालने का काम जो है वो हमारा ही है। तो उसमें सच हमारे लिए क्या है, वो है कॉज ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ। कुछ ज्यादा है तो हाँ, सैंपल ले लेने हैं, बस। इससे ज्यादा हमारा सच और कोई नहीं है जो हमें निकालना है। तो यही निकाल पाए वही मोर देन इनफ है। उसके हाँ, बाद फिर पब्लिक में तो मिसकंसेप्शन है ही सही तो देवी का। मिसकंसेप्शन है इसी। अब इसमें ऐसे है कि बस यहाँ पे सबको थानेदारी करने की आदत है। जो थानेदार है वो वकील बनता है, जो डॉक्टर है वो थानेदार बनता है, जो नॉट टू ऑफेंड एनीवन, अब मैंने बहुत बार देखा है कि जो फोरेंसिक साइंस वाले हैं, मतलब वो ऑटोप्सी के बारे में मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं, वो कॉज ऑफ डेथ बता रहे हैं। तो मतलब हौच पौच है ये। सब क्यों प्रोपोगेट होता है सोसाइटी में? ये इन्हीं सब चीजों से होता है। अब कहाँ तो अब फोरेंसिक लैब में आप घुस जाओ, कहाँ तो एक सीरोलॉजी वाला है जो डीएनए के साथ हाथ पांव अपने कर रहा है, दूसरी साइड एक बायो वाला है, एक फिंगरप्रिंट वाला है, एक बैलिस्टिक वाला है, एक डॉक्यूमेंट वाला है, एक टॉक्सिकोलॉजी वाला है। तो उसमें इतनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। तो ये सब काम तो डॉक्टर करता ही नहीं है जो फोरेंसिक मेडिसिन वाला है। और फिर हम्म, अपन हेल्थ वाले डिपार्टमेंट में है, जो फोरेंसिक साइंस लैब्स हैं, दे आर अंडर होम डिपार्टमेंट इन मोस्ट स्टेट्स। तो ये अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि ओवर सिंप्लीफिकेशन सी हो जाती है, और जो पब्लिक के मन में जो भ्रांति है वो तो वैसी की वैसी रहती है। तो मतलब इट इज नॉट अ गुड थिंग। मेरे को ऐसा लगा कि हर एक बंदे के मतलब उसको स्पेशलाइजेशन को जैसे मतलब छोटा करके दिखाने की ये रही। तो हम्म। आई डेंट लाइक इट। वैसे सीरीज अच्छी थी। इसमें मतलब दिस इज अ मेजर एक्चुअली मेजर फ्लॉ इन आवर कंट्री वी हम्म, कंसिडर दिस। हम्म, हाँ, अगर जब अपन ने भी फोरेंसिक ली थी द हम्म, प्राइमरी थिंग एनीबॉडी वुड से कि अच्छा डॉक्टर सालों के बनने जा रहे हो क्या, एंड देन यू हैव टू हाँ, मेक देम अंडरस्टैंड दैट फोरेंसिक साइंस अलग है, फोरेंसिक मेडिसिन अलग है। आई एम हम्म, एन एमबीबीएस ग्रेजुएट, हम्म, I am हम्म, not somebody who has done masters or हम्म, bachelor's in science. I have done bachelor's in medicine. It's हम्म, entirely different. We are dealing with human. We are हम्म, not हम्म, dealing with the science here. हम्म, अब इसमें when there are such kind of series and movies when they came up, तो हम्म, जो एक लेमन पब्लिक है उनको जो एक आइडिया लग रहा हम्म, है वो और खराब ही होता जा रहा है हम्म, भाई, कंसिडरिंग इफ यू आर चैनलाइजिंग समथिंग हम्म, विच इज गोइंग आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल वेयर हम्म, लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग इट। हम्म, तो हम्म, आपको एक ऑथेंटिकेट जो हम्म, इन्फॉर्मेशन है, जो एक ऑथेंटिकेट हम्म, चीजें हैं जिस तरह से हम्म, आपकी कंट्री में फॉलो की जाती हम्म, हैं, हम्म, कंसिडरिंग भाई इंडिया में सीरीज आ रही है, हिंदी हम्म, सीरीज है, इंडिया में लॉन्च होने वाली है, तो यू सी इंडिया हम्म, में हाउ फोरेंसिक प्रैक्टिस, व्हाट इज फोरेंसिक हम्म, एग्जैक्टली, व्हाट इज फोरेंसिक साइंस, हम्म, लोगों को भी तो हम्म, समझ में आए। Why does it become a burden on the doctors of forensic हम्म, medicine or forensic science to हम्म। explain कि वो क्या एक जॉब करते हैं? कन्वेंशनल अगर मैं टर्म्स में बताऊं तो फोरेंसिक मेडिसिन जिसके पास डिग्री है, ही इज जस्ट कॉज ऑफ डेथ का डॉक्टर, बस। मेन कुल मिला के। अब उससे आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो डीएनए की पीसीआर की एम्पलीफिकेशन भी आपको करके देगा, वो आपको क्राइम सीन पे भी जाके बताएगा। तो ये सब हाँ बढ़ाया जा सकता है, दीज कैन बी एंसिलरी इन्वेस्टिगेशंस, पर मेन काम नहीं है ये। तो ये मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा उससे, जो मैं बताना चाह रहा था। हाँ जी, बस। मेरे को तो असुर में ये भी चीज बुरी लगी थी कि उन्होंने सारा सस्पेंस ही मतलब कि स्प्लिट पर्सनालिटी और स्किज़ोफ्रेनिक और मेंटल डिसऑर्डर पे ले गए, विच हाँ, इज एक्चुअली गुड थिंग। लेकिन जब तुम एक इतनी अनसर्टेनिटी कर रहे हो, तुमने हम्म, पूरा थीम जो है पूरा फिक्शन, हम्म, पूरा माइथोलॉजिकल और असुर और उस पे करा, एंड हम्म, लास्टली तुम उस हम्म, हम्म फिक्शन को सम अप कैसे करते हो? हम्म, अरे भाई ये तो ऐसे ही था, फोटो वोटो बना देता था, बचपन में ऐसा हम्म, हुआ था, इसको ये फोटोज इसे बनाने का शौक था, ये तो हम्म, मानसिक रूप से। आप सोच रहे हो देयर इज समथिंग सुपर नेचुरल, हम्म, हर चीज हम्म को आप उससे लिंक कर रहे हो, और हाँ। लास्ट में जाके पता चलता है कि तो, मतलब कि ये तो बस एक फोटो बनाने वाला पागल था जो द कि आइडिया दिमाग यू कमाल आर के डाल। reinforcing is negative, is unscientific. हाँ, तो ऑल इन ऑल के हर चीज को मतलब कि मेंटल डिसऑर्डर से एक्सप्लेन कर देना, हम्म, वो थोड़ा सा मतलब मुझे मुझे लगा उसमें सस्पेंस में कहीं ना कहीं कोई रेफरेंस आएगा, जैसे मार्वल हम्म, मूवीज में आता है ना हम्म, कि अब असुर आया है तो कहीं ना कहीं कोई देव आएगा, कोई हम्म, देवी शक्ति आएगी। हम्म, असुर की शक्ति थी तो अब उसका ये आएगा कि भाई ये जो फोटो जो तुम बता रहे हो एक्चुअली में इसको उल्टा करोगे तो ये बनता है महिषासुर।
हाँ, वो महिषासुर के एंड करने वाली थी दुर्गा माँ। दुर्गा और माँ। दुर्गा माँ फिर उसमें कोई फीमेल हुआ के उसको त्रिशूल विशूल घोंपती, हाँ, 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 मतलब एज समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो हाँ, वो मुझे थोड़ा बेटर लगता, पर पता नहीं हाँ, उन्होंने वो बस पूरा मेरे का को तो पूरा। इन जनरली ऐसा लगता है कि जितनी भी सीरीज जहाँ पे फोरेंसिक रिलेटेड चीजें आती हैं, जहाँ पे डेड बॉडी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, वहां पे थोड़ी सी एक अपने देश में क्या है उसकी एक इन्फॉर्मेशन लेके उस चीज को सिनेमैटिक में दिखाना चाहिए। कि थोड़ा आप एग्जैक्टली वो तो दिखाओ जो है। लोगों हम्म। तक अगर आप कुछ पहुंचा रहे हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, फोरेंसिक अब साइंस क्या है, मतलब आप क्या बता क्या रहे हो। ऐसे तो ये तो वो बात हो गई कि एक सर्जन है या फिर एक मेडिसिन वाला है, वो एक सर्जिकल ऑपरेशन कर रहा है, या फिर एक सर्जरी वाला है वो एक ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन कर रहा है। तो ये चीजें क्योंकि जनता कहीं ना कहीं उससे एक अपना माइंडसेट क्रिएट करती है, ऐसा नहीं है जो और चीजें इसका हम देखते बहुत हैं बड़ा उस। एग्जाम्पल जो है वो है जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई। मतलब कितने रिप्यूटेड डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम हम्म। किया, कितने रिप्यूटेड हॉस्पिटल में हुआ, ठीक है, सब सही सुपर। एज पर प्रोटोकॉल्स के हिसाब से हुआ। अब उसमें क्या है कि कुछ लोग फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बन के उठ गए, उन्होंने वो जितना टाइम वो सारा चला ना, उन्होंने उसमें बढ़िया हम्म। फॉलोअर कमाए, बढ़िया उन्होंने वो किया, और लोगों के मन में ऐसी भ्रांतियां डाल दी कि लोग आज तक भी यही मान रहे हैं कि भाई की सुसाइड नहीं किया उसने, कि मर्डर था। उसको मर्डर किया है, उसको उसका मर्डर हुआ है। तो मतलब क्या कर रहे हो आप लोग, क्यों कर रहे हो? एक थंबनेल था लिटरली उसमें कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद क्यों हुआ, फिर दो एक्सक्लेमेशन मार्क। हम्म। थंबनेल में इस तरीके हम्म। से यूज किया कि हम्म। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हम्म। क्यों हुआ। हम्म। फ्रेंजी मीडिया, मतलब फ्रेंजी मीडिया बॉस। अरे क्लिकबेट, और ये करने वाला अपने यहाँ से डॉक्टर था, मतलब कि नॉट फ्रॉम फोरेंसिक। ये सारा चल रहा था उसमें, उन्होंने एक जो मॉर्चरी का जो अटेंडेंट था, एक उसकी भी हम्म। इंटरव्यू की। अब वो डॉक्टरों के 5 डॉक्टरों के पैनल की रिपोर्ट से ज्यादा विश्वास किस पे कर रहे हैं? हेयरसे पे, एक आदमी जो वहां खड़ा रहता है। तो मैं वही जो बात बताना चाह रहा था, वो पॉइंट फिर से रीइंफोर्स हो रहा है कि एक आदमी सुपर ह्यूमन सब कुछ नहीं करता, हर एक आदमी की अपनी जॉब है, वो अपना काम करेगा, वो स्पेशलाइजेशन उसने पूरी उम्र लगाई है उस चीज में, फिर उसका जो हम्म। रिजल्ट आएगा, फिर जाके वो कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल होगा। हियरसे से कुछ नहीं होता। और ये जो सभी चीजें हैं, ये बार बार यही चीजें दिखा रही हैं, गलत आइडियाज इन्फोर्स कर रही हैं कि नहीं नहीं, एक बंदा सब कुछ कर सकता है। अभी वो जो ट्रीटमेंट चार तक तो। पिलर्स अपन बोलते हैं, फोरेंसिक मेडिसिन, फोरेंसिक साइंस, देन पुलिस एंड देन लीगल, हम्म। कोर्ट में जुडिशियल है। लड़ने वाले वकील, हम्म। तो उन हम्म। चारों को एज इट इज दिखाया जाए ताकि जो हम्म। जनरल पब्लिक है उनको वो समझ हम्म। में आए कि ये चार हैं, इन हम्म। चार का ये स्पेसिफिक रोल है, हम्म। और हम्म। उस रोल की क्या इंपॉर्टेंस है। हम्म। फोरेंसिक डॉक्टर की क्या हम्म, इंपॉर्टेंस है, फोरेंसिक हम्म। साइंटिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, हम्म। पुलिस की क्या इंपॉर्टेंस है, हम्म। और एक लॉयर की क्या इंपॉर्टेंस हम्म। है। हम्म। ओवरलैप कर देने से आप कहीं ना कहीं कुछ चीज मिसकम्युनिकेट कर रहे हो, हम्म। एक गलत ओवरव्यू क्रिएट हो रहा है, और वो गलत हम्म। ओवरव्यू ओवरऑल ही गलत है ना, एज पर फॉर हम्म। द पीपल दैट यू आर शोइंग, हम्म। rather than you show something which is credible. हम्म। हम्म। It is मतलब like हाँ, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो मूवीज है ना, मतलब कि अभी तक मेडिसिन तक तो पहुंच गई है कि जैसे हाउस एमडी है, ग्रेज एनाटमी है, काफी हम्म। सारे हम्म। सीरियल्स हैं, है ना। हम्म। तो इन सब में मतलब इन्होंने ट्रीटमेंट पार्ट तक तो काफी अच्छी ग्रिप बना ली, मतलब इन्होंने रियल डिपिक्शन करना शुरू किया है। हम्म। बट फोरेंसिक्स में मतलब कि दे मेस अप बैडली। हम्म। एक कैडेवर करके सीरीज आई थी, उसमें लूप होल्स है इवन। हम्म। मतलब अब जैसे तुम कोर्ट सीलिंग तुमने बोला ना, 4 पिलर्स होते हैं कोर्ट सील। हिंदुस्तान के किस कोर्ट में वैसी प्रैक्टिस होती है जैसी कि दिखाई जाती है कोर्ट में? जैसी कि दिखाई जाती है, सही बात पब्लिक है। बैठी होती है क्या? हम्म। वो वो बोलता है ना, वो क्या कहते हैं, वो कौन था, संदीप शर्मा। वो एक हम्म। पॉडकास्ट में, एक वो उसमें स्टैंड अप में बोलता है कि हाँ, आपको लगता है कि हाँ। ये ऐसे जज साहब फाड़ के फेंक दीजिए कानून की किताब में, रख देंगे। अरे जज फाड़ देगा। तो वो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होता, बहुत हो हाँ, रहा होता है जज का। और हाँ। जगह होती बड़ी, मतलब कि मीडियोकर सी, हम्म। उसमें कोई हम्म। सुनने वाला नहीं होता। वकील होता है, वो आपके साथ खड़ा खड़ा वहां पे लिखता रहता है, रीडर हम्म। लिखता रहता है, बयान होते रहते हैं। इधर हम्म। साइड में अपना काम चलता रहता है, उधर सब जगह हम्म। अपना काम चलता रहता हम्म। है, ऐसे कोई नहीं हो रहा, सब अटेंशन देके एक ही काम में लगे हुए हम्म। हैं। हम्म। ये मेरी डिस्ट्रिक्शन है। इवन दृश्यम में देख लो, दृश्यम में इतना कन्वीनियंटली वो जाके और उससे दोस्ती करके और सैंपल बदल देता है। अब चेन ऑफ कस्टडी कुछ नहीं है, सील सील विल कुछ नहीं है उस बॉक्स के ऊपर, मतलब उसने जाके बॉस वो उसकी जगह बॉक्स खुद। इतना अप्रोचेबल है कि वो मिल गया। हाँ पहली हाँ बात तो सरकारी एक जगह पे बॉक्स का हाँ, इतना इजीली मिल जाना,
वहां के जो स्टाफ होंगे सिर्फ उन्हीं को पता होगा वो कहाँ रखा है, वहां के डॉक्टर साहब को भी नहीं पता होगा कि वो कहाँ रखा हाँ, हुआ है, जिस और बंदे ऐसे ने वो चेंज रखा है सिर्फ उसी को पता होगा वो कहाँ रखा है। ऐसे चेंज करते हैं जैसे मतलब कि वो शादी में जूते चेंज करते हैं ना, जूते के डब्बे में से निकालते हैं, जैसे कि भाई दूल्हे के जूते निकाले और उसमें पुराने जूते रख दिए, ऐसे कुछ चेंज हो रहा है। थोड़ा रियलिस्टिक दिखाना चाहिए, क्योंकि लोग ओवरव्यू बना रहे हैं इस चीज से, और वो हाँ कि हमें फेस सैंपल, करना पड़ता है। आप हाँ डॉक्टर सालूम के हो, आप सीआईडी वाले बन रहे हो, अरे नहीं हम सीआईडी वाले नहीं है, वो ये है हम ये हैं। मतलब अगर डॉक्टर भी चाहे तो सैंपल चेंज कर सकता है वो, मतलब मोर्चरी अटेंडेंट का दोस्त तो कैसे ही करेगा। नहीं बस यहाँ तो वेयर आई एम प्रैक्टिसिंग, यहाँ तो बकायदा एफिडेविट देता है डॉक्टर साथ में कि मैंने किए हैं, ये सैंपल पैक किए हैं और मैं हम्म, 100% ये सर्टिफाई करता हूँ इस तरीके का सैंपल था, इतना मैंने सैंपल प्रिजर्व किया है, ये सील लगी है, ये मोहर है, ये सील का इम्प्रेशन है, ये साथ में 3 जगह मेरे साइन किए हुए हैं, ये मेरी तरफ से शपथ पत्र है, ये सब देने के बाद फिर जाके कहीं एक्सेप्ट होता है सैंपल। वो बस तो हमारे तो लिखा पूरा हुआ ना। मैच करके दिया जाता है, मैं मैच करके अपने आंखों के सामने दिखा के फिर हैंड ओवर करो, हैंड हाँ ओवर की रिसीविंग लो, जिसको दिया है उससे प्रॉपर रिसीविंग लो हाँ सब जगह, भाई हाँ तू संभाल, अब तू आगे की इसकी चेन ऑफ कस्टडी को हाँ प्रोसीड कर। महाराष्ट्र में भी मेडली पार आ रहा है, हाँ जी, चल ही रहा है अभी, तो चल रहा है, तुम करते हो मेडली पार पे काम? ट्रायल चल रहा है अभी, हाँ हमारे भी ट्रायल चलता ट्रायल चल रहा है अभी। हमारा तो काफी सालों से चल रहा है, 2012 से हाँ। चल रहा है। एक दिन एडिडेक्स लेके तेरे उस पर रिपोर्ट बनाऊंगा है। हाँ बस बिल्कुल बिल्कुल। ट्रायल बस चल रहा इसमें है हमारे, कई सारे खाली, मैंने भी किए हैं। हाँ जी। ठीक है, अच्छी चीज है ऐसे तो, वन वन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीथिंग, मैं। नीडेड, हम्म मेरा तो एक नीडेड। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने कहा कि अगर हम रिपोर्ट को इन सबको टाइप करके अपलोड कर देते इसी हम्म पोर्टल हम्म पे, हम्म तो क्या जरूरत थी इसी पे बनाने की? मतलब कि इस पे जो बनाना है ना वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, जो ये सॉफ्टवेयर है हम्म इसके ऊपर एंट्रीज करना, मतलब कई सारी चीजें हैं। मेरे को लगा कि बस आप टाइप करके अपलोड कर दो। उन्होंने कहा नहीं, हमें आपके जो कॉलम्स जो आप भरते हो ना उससे डेटा मिलता है। मैंने कहा हम्म अच्छे से अच्छे ओसीआर है, मतलब हम्म टेक्स्ट रीडर है, हम्म अच्छी अच्छी पीडीएफ, प्रिंटेड पीडीएफ का हम्म टेक्स्ट पढ़ना बहुत इजी है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। हम्म हम्म वो कर सकते हो अगर आपको डेटा चाहिए कि उसमें कितने हम्म मेल 47 ईयर्स के थे, कितने हिंदू थे, या कितने हम्म हैंगिंग के केस थे, कितनों के हम्म हार्ट में क्लॉटेड ब्लड मिला। हम्म ये हम्म ये उसमें मेडली पार में देखना बहुत इजी हो जाएगा एक क्लिक पे, हम्म अपने लिए नहीं, एडमिन पैनल के लिए, बट स्टिल। और एक सीसीटीएस से इंटीग्रेट हो रहा है, हम्म क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम, हम्म हम्म उससे जाके इंटीग्रेट हो रहा है, तो उसके लिए भी यूजफुल है। मतलब सीसीटीवी ने से बहुत बड़ा गोला है जैसे, और उसके अंदर छोटा सा पार्ट है मतलब कि मेडली पार। मेडली पार। वैसे हाँ, क्राइम मैनेजमेंट को ये बहुत सेंट्रलाइज करने वाले हैं, तो अभी हम्म। तो इसमें एआई भी यूज होगा। बस हम्म अनडाउटेडली इस गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है इस चीज में। इवन ये हम्म जो जब से अमित शाह ये जो होम मिनिस्टर बने, ही हैज डन अ हम्म, लॉट, ही हैज डन अ लॉट, खास करके फोरेंसिक साइंस के साइंस, लिए इन्होंने ही हाँ, हैज डन अ लॉट। पर बहुत डीएनए लैब सब। नेसेसरी भी था, बहुत हम्म ज्यादा नेसेसरी था, हमें भी पता है कितने डिले होते हैं, हम्म और उस डिले के रीजंस क्या है, लाइक इट वाज हम्म मच मच रिक्वायर्ड टू हम्म हैव फोरेंसिक लेबोरेटरीज एवरीवेयर। अब एक जैसे, डेली बेसिस पे कितने सरकारी अस्पताल से कितने सैंपल्स आ रहे हैं, राइट फ्रॉम द पॉइजनिंग केसेस हम्म टू पोस्टमार्टम केसेस, एंटीमार्टम सैंपल्स भी तो कितने हैं, अपन रेप सर्वाइवर्स, रेप एलिज्ड अक्यूज केसेस, डीएनए केसेस, पॉइजनिंग केसेस, देन पोस्टमार्टम अलग। सो एंटीमार्टम पोस्टमार्टम कितने सैंपल्स कलेक्ट हो रहे हैं, वी नीड दैट, बट इट वाज मच नीड, इट वाज नीड ऑफ द आवर टू डू दैट, एंड इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन कि ये हो। बस एक वो और एक अनफॉर्चुनेट बड़ी न्यूज मैंने देख रहा था मैं, हम्म, जोधपुर में भी कोई सुसाइड वगैरह किया है किसी पीजी रेजिडेंट ने ना। हाँ हाँ हाँ, मुझे तो उसकी वो पूरी डाइंग डिक्लेरेशन की वीडियो मैंने देखी, हम्म फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था मैं। हम्म वही है कि उसने कहते हैं कि सुसाइड किया, जब उसने अटेम्प्ट किया उसके बाद उसको लेके आ रहे थे हॉस्पिटल, तो रास्ते में ही हम्म किसी पुलिस वाला था शायद या किसी ने, उसके साथी ने उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो हम्म पहले उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ हो तुम, मतलब एक तरीके से जैसे अपन कहते हैं ना कॉम्पोस्ट मेंटिस की पेशेंट शुड बी, वो नॉर्मल हम्म होना चाहिए, वो उसको हम्म समझ आनी चाहिए कि वो कहाँ है, ओरिएंटेड होना चाहिए। तो उसने ये भी चेक कर लिया, फिर उसने पूछा उससे कि क्या हुआ,
तो उसने कहा कि मैंने जहर खा ली। क्यों खा ली? उसने कहा कि मेरे को कोई मेरा गाइड तंग कर रहा था। कौन तंग कर रहा था, क्या तंग कर रहा था, कहाँ खाई? उसने कहा छत पे खाई। तो मैं तो उस हिसाब से फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था। लेकिन ये क्या हुआ, पूरा मामला क्या हुआ है? डॉक्टर साहब कुछ बताओ इसके बारे में, क्या हुआ? मतलब बेसिकली वही है यार कि इनमें गाइड वाइड का कुछ लोचा था। उसने नाम भी लिया उसमें वीडियो में। हम्म। मैं अभी भूल रहा हूँ उसमें। अपने चैनल पे ही है, डॉक्टर इन लो जो इंस्टाग्राम चैनल है, हाँ उस पर जी। वीडियो डाला अपने। हाँ, वही अच्छा। देखी थी उसमें मैंने। हाँ पूरा डाइंग डिक्लेरेशन है उसमें। हम्म। मतलब एक्चुअली वीडियो है वो, डाइंग डिक्लेरेशन अब बनेगा जब हम्म। कोर्ट हम्म उसको एक्सेप्ट कर लेती है हम्म। कि हम्म। भाई हाँ ये, हम्म क्योंकि उसमें उसको पूछ रहा है। हम्म। जोधपुर का पीजी था, वहाँ पे 4 हॉस्टल्स हैं। मतलब कि हम्म। मेरे पीजी वहीं से जोधपुर से है। तो हम्म। वहाँ पे 4 हॉस्टल है। वहाँ पे एक सबसे ऊंचा हॉस्टल है, फैमिली हॉस्टल। हम्म। तो उसमें इवन 5th फ्लोर तक है। राजस्थान का ओके। सबसे ऊंचे हॉस्टल्स में से है। ओके। शायद आरयूएचएस का 11 मतलब 9 मंजिल का है। तो उसके अंदर वो 5वीं मंजिल से और ऊपर गया, छत पे गया, वहां पे उसने जहर खाया। तो शायद कॉल किया या फिर लड़खड़ाता हुआ नीचे आया। तो उसके दोस्तों ने देखा उसको, वॉमिट वगैरह कर रहा था, ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी। तो उसको तुरंत बचाने के लिए मतलब कि इमरजेंसी में लेके गए। अब उसको जरूरत थी ईसीएमओ की, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन हम्म। ऑक्सीजनेशन की। लेकिन वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो उसको एम्बुलेंस से जयपुर शिफ्ट कर रहे थे। हम्म। इन द मेन टाइम अच्छा। जो शायद जोधपुर की इमरजेंसी में ही या फिर ऑन द वे पुलिस वाला था साथ में। तो पुलिस वाले ने मोबाइल निकाल के वीडियो रिकॉर्ड किया कि क्या हुआ भाई तेरे साथ, क्या हुआ। उसने कहा, हम्म अपना नाम बताया, उसने कहाँ से है वो बताया। कॉम्पोस्टमेंटिस वगैरह पूरा स्टैब्लिश हो गया। उसने पूछा कि क्यों करी, तो उसने कहा कि एक डॉक्टर इसकी वजह से। कि कौन है तेरा के गाइड है, कि क्यों परेशान कर रहे तेरे को। मतलब वो मारवाड़ी में पूछ रहे उससे, हम्म। लोकल लिंगो में। तो कह रहे कि थीसिस के कारण मतलब मुझे परेशान किया, और उसकी हम्म। वजह से उसने सुसाइड कर लिया। हम्म। बस ये चीज, व्हाट आई फील लाइक इन दिस इज कि कंसिडरिंग जो अपनी ये डॉक्टर्स की लाइफस्टाइल है, कहीं ना देयर शुड बी अ ब्रेक कि ये एक प्रोफेशनल लाइफ है, ये पार्ट ऑफ हम्म। लाइफ है, ये एक एंटायर लाइफ नहीं है। मतलब हम्म। हमारी एक पर्सनल लाइफ भी है और दूसरी हम्म। हमारी प्रोफेशनल लाइफ है। और प्रोफेशनल लाइफ में हम डॉक्टर हैं, पर्सनल लाइफ में हम भी एक इंसान है, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हम्म। एंड इन दिस प्रोफेशनल लाइक वी हैव चोजन टू बी अ पोस्ट ग्रेड या फिर जो भी हम आगे फेलोशिप्स और व्हाटएवर दैट यू वांट टू परस्यू। हम्म। तो वो अगर आपको लग रहा है कभी कि ये इतना ज्यादा अपने सर पे आ गया है दैट इट इज बिकमिंग एन हिंड्रेंस नाउ, दैट हम्म। इट इज टेकिंग समथिंग आउट फ्रॉम मी, तो rather than giving your life away, you should stop it. Like I don't think so it is worth कि आप अपनी जिंदगी खत्म कर दो अपनी एक पार्ट ऑफ जिंदगी के लिए। हम्म। एक मेन अपन पर्सनल लाइफ को मानते हैं कि भाई पर्सनल लाइफ इज द मेन पार्ट ऑफ लाइफ। तो हम्म। वहां पे अगर कुछ अपने साथ दिक्कतें होती है तो हम जिंदगी थोड़ी खत्म कर देते हैं, या नहीं करनी एग्जैक्टली। चाहिए। लाइक इफ इट इज कमिंग दिस मच ऑन योर हेड, थीसिस इतनी ज्यादा आ रही है या फिर कुछ भी कमिंग अप दिस मच इन योर प्रोफेशनल लाइफ, either you end that professional life, you don't end your entire life for it. हम्म। हम्म। बट कंसिडरिंग अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो ये 3 साल की जर्नी होती है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, राइट फ्रॉम द JR1 शिप टू द एंड हम्म। ऑफ इट, टू द MD प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, हम्म। वो इंसान जिसको फर्स्ट ईयर में 24 घंटे जो एक नॉर्मल इंसान के घंटे हैं, हम्म। डॉक्टर्स की वर्किंग आवर्स आर मोर देन 24 आवर्स। मतलब एक हम्म। बार में हम काम ही 36 घंटे कर रहे हैं। हम्म। एक ह्यूमनली वर्किंग आवर्स भी नहीं है इतने। हम्म। टू एंड ऑफ दैट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जहां पे हमको पूरा पढ़ाई करने का स्ट्रेस है, वो इन्वायरमेंट का एक स्ट्रेस है, एक वो ऑरा जो है जिसको हमें स्ट्रेस्ड आउट उसमें जाना है, दोज आवर्स, द द थिंग्स दैट वी हैव टू परफॉर्म देयर। हम्म। मतलब जितना मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में फील किया था, पीपल डू नॉट स्लीप, माय फ्रेंड्स, वी कुडंट स्लीप फॉर अ नाइट बिफोर द एग्जाम। लोग हम्म। ने मुझे एडवाइस दी थी कि कुछ हो ना हो पाए 2 घंटे सो जाना, एग्जाम तो अच्छा हो जाएगा। मतलब आप हम्म। इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड हो कि आप 2 घंटे सो भी नहीं पा रहे हो। एंड इट इज नॉट लाइक दैट यू हैवंट डन द पोस्ट ग्रेजुएशन, यू हैव नॉट डन द वर्क, आपने काम नहीं किया है या फिर आपको आता नहीं है। आपको आता है, आपने 3 साल मेहनत की है, आपने वही सब किया है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, बट somehow it is so stressed up that you couldn't even sleep. So I think rather than it becomes so much that you give your life away, you end that professional life there, you take a break हम्म। there. हम्म। ये है कि Even इट इज नॉट वर्थ इट, मतलब it is definitely not worth नॉट it, वर्थ इट। ठीक है, not worth पीजी it. है, कोई बात नहीं।
3 महीने बाद हो जाएगी, 6 महीने बाद हो महीने जाएगी, बाद हो जाएगी, 1 साल बाद हो जाएगी बॉस। 1 साल अपन बाद हो खुद जाएगी। आपको किसी से प्रॉब्लम है, आप जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको लिख के दो, उसके कुछ सोल्यूशन ढूंढो, हो जाएगा। मतलब इट इज नॉट वर्थ इट, पीजे इज नॉट वर्थ इट कि आप अपनी जिंदगी खत्म कर दो। मतलब इट इज वेरी बैड। और दूसरा क्या है कि इसमें इसके बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि वी एज डॉक्टर, जो एक पूरी की पूरी फ्रेटर्निटी है, इसको भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि क्यों हम किसी के लिए जिंदगी इतनी बुरी बना देते हैं कि वो बंदा इतना एक्सट्रीम से, कहाँ तो वो आदमी ने लोगों की जिंदगी बचानी थी हाँ, और उसने एंड अपनी ही जिंदगी कुड दे दी। नॉट सेव हिमसेल्फ। बॉस, इन दिस आई आल्सो फील लाइक hectic duty hours of doctors, more working hours of doctors, yeah, tough hours of working is glamorized, glorified. हम्म मतलब टॉक्सिसिटी को ना ग्लोरीफाई किया जाता है कि हम्म अरे तुम्हारे यहाँ पे इतने घंटे काम होता है, हम्म तो अगर आप नहीं कर रहे हो उतने घंटे काम, तो मतलब तुम शायद काम नहीं कर रहे हो, हम्म तो मतलब हाँ, तुम खाली बैठे हुए हो, हम्म तुम्हें काम हम्म, आता नहीं है, या फिर तुम डम्ब हो, या तुम हम्म अच्छा कुछ नहीं कर रहे हो। हम्म डेफिनेटली एक्सपोजर इज इम्पोर्टेंट, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए 100 केसेस देखने जरूरी हैं, मगर एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर इज ऑल्सो अ ह्यूमन, हम्म हम पर रोबोट हाँ, नहीं है। पर कुल मिला के मतलब कि क्या ही है यार, अब छोड़ो ना। आप फेल हो रहे हो, फेल हो जाओ, काम नहीं हो रहा मत करो। मत छुट्टी करो। लग जाएगी, पीजी में एक्सटेंशन लग जाएगा, थीसिस 3 महीने बाद हो जाएगी। इतना क्या मतलब उस चीज का प्रेशर लेना। और मैं कह रहा हूँ, लिख के क्या देना, मतलब कि आपको लिखना है, आप सीधे जाओ एक वीडियो वायरल कर दो कि ये मुझे हम्म परेशान करता है और मेरे को जो कुछ भी होगा उसके लिए जिम्मेदारी है। भाई साहब, उस गाइड की मतलब कि एकदम। और एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, अगर रैंडमली कोई भी अगर गाइड की कंप्लेंट करेगा तो इंक्वायरीज भी ऐसी नहीं होती कि रैंडमली इसके ऊपर हो जाएगी, इसको हटा ही दिया जाएगा। हम्म पूछा जाता है, जैसे हम हम्म जानते हैं, अगर हम हमारे हम्म कॉलेज हम्म में हैं तो हम हर हम्म ब्रांच का हर टॉक्सिक प्रोफेसर जानते हैं जो पीजी को परेशान करता है। तो एक हम्म रेपुटेशन भी कोई चीज होती है, हम्म हम्म चाहे उसके हम्म बारे में कोई कंप्लेंट करे या ना करे, हम्म कंप्लेंट का सिर्फ हम्म वेट किया जाता है। हम्म जैसे कि हम्म अगर XYZ कॉलेज में डॉक्टर ये हम्म XYZ, हम्म मतलब कि सक्सेना है, माथुर है, हम्म शर्मा है, जो है, हम्म ये हम्म टॉक्सिक है, तो वो टॉक्सिक है, वो सबके लिए है। हम्म एक हम्म बार हम्म कंप्लेंट करके देखो उसको, मतलब उसके वाकई में जूते पड़ेंगे। हम्म हम्म लेकिन खुद की लाइफ लेना, इट इज नॉट कि। द सोल्यूशन। हम्म हाँ, बस एक यूजी सुसाइड भी हुआ है ना, हाँ, अंडरग्रेड। ये चीज वो क्या है, वो उसके बारे में तो मैंने मतलब बेसिक। जस्ट है इधर से व्हाट्सएप पे कुछ देखा था, व्हाट इज इट? हाँ, मतलब वो एक्चुअली मैंने कोटा ज्वाइन नहीं किया था उस टाइम पे जयपुर ही था। तो मैंने भी उसका बेसिक ही पता था मुझे, और मुझे भी उतना ही पता चला था जितना मीडिया से था। हम्म ये हम्म जब मैं कोटा आया तब मेरे को उसके डिटेल्स के बारे में पता चला। उसमें बेसिकली वो ये था कि कोई स्टूडेंट था जो हम्म क्लासेस वगैरह, मतलब उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं थी, पढ़ने में भी अच्छा नहीं था, तो वो लगातार फेल होता जा रहा था। उसके बाद उसने कॉलेज आना बंद कर दिया, वो हॉस्टल में रहता था। फिर हम्म उसका एक दोस्त था, ये दोनों मतलब कि एलिगेटली, मतलब कि कुछ गलत संगत वगैरह में पड़ गए, वटेवर, क्लास में आना जाना बंद कर दिया, अटेंडेंस जीरो हो गई उसकी। तो कुछ डिपार्टमेंट्स ने उनको डिबार कर दिया, और पहली बात, पुराने एग्जाम्स भी क्लियर नहीं हो रहे थे, और आगे ही हम्म क्लास में बैठने के लिए रिक्वायरमेंट एनएमसी के हिसाब से, मतलब कि वो पूरी नहीं कर रहे थे। फुलफिल नहीं तो उन्हें एग्जाम नहीं देने दिया। उसके बाद में उसने सुसाइड कर ली। तो शायद 3 या 4 साल हो गए थे उसको, लेकिन वो फिर भी मतलब कि फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर पास नहीं कर पा रहा था। उस केस में उसने फिर यहाँ के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और सब कुछ किया। मतलब शायद 2-3 लाख रुपए वगैरह जो है स्टूडेंट ने, टीचर्स ने कलेक्ट करके उसको दिया। फिर उसके पेरेंट्स ने जो है यहाँ के टीचर्स के ऊपर एलिगेशन लगाया, बच्चों ने भी एलिगेशन लगाया जो उसके साथी थे, कि हमें हम्म मतलब कि अटेंडेंस की वजह से नहीं बैठने दिया जा रहा है, और हमें डिटेन कर रहे हैं और फेल कर रहे हैं, हम मतलब कि पास नहीं कर रहे हैं। ऐसे करके इशू। अभी राइट नाउ द थिंग इज कि शायद 2 करोड़ रुपए तो उसे कॉम्पनसेशन में मिल गया है, और 1 करोड़ रुपए उसके फादर और डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो अ, इस केस में भी यही है कि प्रेशर था बच्चे पे उसको क्लियर करने का, बट मोर देन स्टडी, स्टडी तो आई थिंक नॉर्म्स के हिसाब से थी। मतलब कि अगर हम्म आपकी हाइट अगर 6 फीट नहीं है तो आप अगर आर्मी में भर्ती नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते। अगर आपकी छाती अगर 85 सेंटीमीटर का एक्सपांशन नहीं है, आपकी वेट इतना नहीं है, आप 14 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते तो आप नहीं दौड़ सकते, तो नॉर्म्स है। हम्म द प्रॉब्लम हम्म इज विद द सोसाइटी, जो मतलब कि अगर आप यहाँ से फेल होते हो तो आपको कितना गंदा ट्रीट करते हैं। या फिर हम बोल हम्म सकते हैं सेल्फ वर्थ, कि अगर मैं फेल सेल्फ। हो गया और लोग मुझे जब ये बोलते हैं तो मेरा सेल्फ वर्थ कितना कम हो गया। हम्म तो ये चीज एक्चुअली में कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो डॉक्टर्स, वो डिपार्टमेंट, उनके लिए 250 में से वो एक बच्चा था।
अपने पेरेंट्स के लिए वो एक में से एक बच्चा ठीक था, ही बात है। उनके लिए हो सकता है मतलब वो हो, लेकिन यहाँ पे नॉर्म्स ऐसे हैं कि अगर आपकी अटेंडेंस नहीं है, आपने अगर लिखा नहीं है, तो आपको पास नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम्म एटलीस्ट एक जो है, हमने एक दिन डेटा निकाला था, एक डॉक्टर एवरेजली 2.5 से 3 लाख पेशेंट्स को देखता है लाइफ में। अगर हम्म डेली 20 पेशेंट्स को भी देखता है, इंटरेक्ट करता है, तो 2.5 से 3 लाख के लगभग वो लोगों से इंटरेक्ट करता है। अब वो अगर अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है, इंडियन हम्म मेडिकल ग्रेजुएट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसे रोकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है उसे हम्म दोबारा चांस नहीं मिलेंगे, बट अगर वो इस चांस में अगर उसे नहीं दिया गया मौका और उसके हम्म बाद वो सुसाइड कर लेता है, तो ये मतलब जो ब्लेम है शिफ्ट होता है, ऑनस होता है उसके ऊपर। अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो अब जैसे गाइड वाले थीसिस पे, उस वाले टॉपिक पे हम आते हैं, तो उसमें भी हो सकता है कि वो परफॉर्म ना कर रहा हो, तो इट हम्म नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। हम्म अगर टॉक्सिसिटी में उसका नाम है, उसने पिछले पीजीज को भी परेशान किया, सिंपली जो पास आउट पीजीज है उनसे एक हम्म ओपिनियन ले लो कि क्या ये टॉक्सिक है, स्ट्रिक्ट है, या फिर ये बेवकूफ है। ये गाइड कैसा है, मतलब ये टीचर जो है, सबने बोला टॉक्सिक है, जेल कर दो उसको। सबने हम्म बोला स्ट्रिक्ट है लेकिन पढ़ाते हैं, और अगर मान लो टाइम पे नहीं काम करोगे तो डांटेंगे। हम्म हम्म तो फिर ऐसे ऐसे इंसान को हमें एक थोड़ा सा बस बिहेवियरल मॉडिफिकेशन देना पड़ेगा कि भाई तुम, हम्म अगर कोई बच्चा स्ट्रेस में आ रहा है तो उसे हम्म डंडा तो मारो, लेकिन हम्म पुचकारो भी सही। जैसे श्रेयस हम्म अय्यर ने शशांक सिंह को फाइनल के पहले गाली दी थी मैच में, हम्म हम्म वो रन हम्म आउट हो गया था, फिर उसको रात में डिनर पे भी लेके गया। हम्म मतलब डंडा मारो लेकिन पुचकार भी लो। ये हम्म सबसे ज्यादा मतलब सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। हम्म पीजी वाले में ये पता लगाना पड़ेगा कि वो वाकई में, मतलब कि वो जो लड़का था, वो हम्म उसने अपनी लाइफ दे दी। अगर हम्म वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो उसके गाइडेंस हम्म से किस तरीके का बिहेवियर किया, उसके साथ में सारे लोग थे, क्या सिर्फ उसी के साथ हुआ या उसके सारे बैचमेट्स के साथ यही होता था। अगर सब बैचमेट्स के साथ ये होता था, सबने नहीं करा सुसाइड, सब अब टैकल कर रहे थे, इसका मतलब इसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी परेशानी में था, इसको अलग से टैकल करना चाहिए था। तो ये बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है। हम्म आई डोंट थिंक कि मतलब कि जब भी, जैसे अगर मान लो वाइफ सुसाइड करती है, हस्बैंड हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल है, हस्बैंड सुसाइड करता है तो वाइफ रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, गृह कलेश की वजह से हुआ, लेकिन शायद उससे ज्यादा कलेश तो मतलब कि 50 आपके नेबरहुड जो है, आपका जो फ्लैट है, फ्लैट्स है आपकी बिल्डिंग में, उसमें आपसे ज्यादा कलेश वाले। हम्म डिपेंड ये करता है कि क्या आपका भी थ्रेशोल्ड उतना है या नहीं है। मैं इसको बिल्कुल डाउन प्ले नहीं कर रहा कि मतलब कि जो सुसाइड कर रहा है उसके साथ में कोई मतलब कि वो वर्थ नहीं था लाइफ देने का, उसका स्ट्रेस लेवल थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया होगा। लेकिन एक बंदे का थ्रेशोल्ड कितना है ना यार, हम्म अगर किसी बंदे का थ्रेशोल्ड है, वो जल्दी मतलब एग्जॉस्ट हो जाएगा, जल्दी अपनी लाइफ पे गिव अप कर देगा। उसको तो हमको उसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, उसे प्यार ठीक से है। पुचकार के। फिर उसे मत भेजो आप सर्जरी में ना, जहाँ पे वर्कलोड ज्यादा है। आपसे बोले पैथो वैथो ले ले यार, कोई कूल ब्रांच ले ले, आराम से पढ़ाई कर। पेरेंट्स को भी चाहिए, सोसाइटी को भी चाहिए कि फिर क्यों, जब वो छोटी छोटी चीजों में टेंशन में आ जाता है, तो क्यों हम्म उसको इतना वो दे रहे हो यार। वो जब डांस कंपटीशन में फर्स्ट नहीं आया था, 4 दिन आके रोया था, वो कमरे में बंद कर लिया था। हम्म उसे चीजें फील हो, पापा डांट देते हैं, वो जाके छत पे चढ़ गया था। तो ऐसे बंदे को आप ध्यान रखो। उस केस में वो उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या थी, ये सारी चीज होती। इस केस में हमको ये पता है कि वो बच्चा जो था, वो नॉट अप टू द एकेडमिक्स था। डिपार्टमेंट ने, क्योंकि यहाँ तो इंटरनल मैंने देखे रिकॉर्ड्स वगैरह, हम्म इंटरनल कोई भी चीज ऐसी नहीं थी कि वो उसको क्वालिफाई नहीं करवा पा रही, मतलब उसको क्वालिफाई नहीं कर रही थी कि वो एग्जाम में बैठ सके। अब वही हम्म चीज 25 से 30 बच्चों के साथ और हुई थी। अगर ये कारण सही था, उसका जस्टिफाइड था सुसाइड करने हम्म का, तो बाकी 20 बच्चों का भी फिर और करना जस्टिफाइड और था। हम्म बाकी 20 बच्चों की थ्रेशोल्ड ज्यादा थी, उसकी कम थी, उसने इस पे कर लिया। अब इसमें क्या डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो टीचर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसको अगर लगता है कि ये बच्चा जो है अगर नहीं करूंगा तो स्ट्रेस में चला जाएगा, तो इसको मैं बिठा लूं। फिर करप्शन स्टार्ट होता है, फिर लोग बाग कहेंगे कि पार्शियलिटी कर दी, एक बच्चे को बिठा दिया, बाकी 20 बच्चों को क्यों बिठाया। तो ये एथिकल डायलेमास यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। इसमें ये है कि वी पर शुड वो नॉट जंप टू कंक्लूजन्स इतना इजीली, नहीं है ये बात। पर इसमें जैसे बॉस ने कहा कि इट इज वेरी ब्रॉड। जैसे हम्म कोई, अब कोई हीट ऑफ मोमेंट में जब कोई कत्ल कर देता है ना, तो वो कहते हैं कि ये इसने, उसके लिए भी एक एक्सक्यूज होता है। लेकिन जब कोई प्री प्लान्ड मर्डर करे तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कोल्ड ब्लडेड मर्डर। हम्म, है ना? तो वो सब डिसाइड करने के लिए साल डेढ़ लग जाता है। हम्म, पहले हम्म छोटी कोर्ट में कमिट होता है केस, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाके पूरा का पूरा नए सिरे से ट्रायल चलता है, उसके बाद आता है। ऐसे वी शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। पर इसमें एक मेरी जो मतलब एक जो मुझे लगता है कि वी एज अ सोसाइटी
और खास करके डॉक्टर्स अथॉरिटी और ईगो को हम संभाल नहीं पाते। हम्म तो जो अथॉरिटी में है पर्सन, वो हम्म समझता है कि मैं दबा के रखूंगा, हम्म दबा के किस डिस्गाइज में रखूंगा, इस चीज का बहाना यूज करूंगा कि मैं तुझे सिखा रहा हूं। दूसरा वो कहेगा कि हम तो, अगर आज कोई रेजिडेंट बेड पे सो रहा है ना, तो कहे हम तो भाई जमीन पे लेटते थे। ठीक है, एक तो वो अथॉरिटी वाले की वहां एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, जो खुद बंदा है, जैसे बॉस ने कहा, थ्रेशोल्ड वाली बात की, वो सारी वो ईगो, वो खुद भी बंदा मैनेज नहीं कर पा रहा अपनी। क्या उसकी ईगो इतनी फ्रेजाइल है कि एक छोटी सी बात कह दी तो उस पे उसने दिल तोड़ लिया। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें और भी बहुत सारे ब्रॉडर एक वो सर्कमस्टांसेस होते हैं, एक कारण होते हैं, रीजंस होते हैं। किस सोसाइटी से आ रहे हो आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। तो कुल मिला के इसमें कि एक थोड़ा सा ह्यूमेन हमें होने की जरूरत है, इंसान बनने की जरूरत है। डॉक्टर बन गए, इंसान भी बने। हाँ जी। दिविशा। बस मेरा तो इसमें देयर वन ओपिनियन दैट आई हैव इन दिस इज कि ये एक प्रोफेशनल लाइफ है, ये पूरी हम्म जिंदगी नहीं है। हम्म जिंदगी को जिंदगी की तरह लो, इसको काम की तरह लो। यू आर अ डॉक्टर, दैट इज योर जॉब। जैसे एक मजदूर के लिए काम करना घर बनाना है, एक इंजीनियर के लिए काम करना इंजीनियरिंग वाला एस्पेक्ट है। आप डॉक्टर हैं, आपका काम है डॉक्टरी, पर आपकी जिंदगी नहीं है। तो सोसाइटी से भी उतना प्रेशर नहीं आना चाहिए डॉक्टर्स के ऊपर कि आप दया भावना रखो और तुम्हें सोसाइटी के लिए तुम हो, तुम्हें दयालु ही हाँ। होना चाहिए, तुम्हें सब कुछ मतलब इट इट इज जॉब। हम्म एज एज डॉक्टर्स इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब, वी आर डूइंग जस्ट अ जॉब। इट इज हम्म नॉट मोर देन दैट, इट इज नॉट लेस देन दैट। हम्म हम सुबह उठते हैं, हम जो ऐसे हर कोई इंसान अपनी एक नौकरी पे जा रहा है, हम भी एक नौकरी पे जा रहे हैं। हम वो हम्म नौकरी फुलफिल कर रहे हैं और हम आ जा रहे हैं। तो इट आप शुड बी उसकी दैट मच इटसेल्फ। आप सोसाइटी की जरूरत भी हो और वो आपको पसंद भी नहीं करते। द थिंग इज हाँ दैट ये इट्स जस्ट लाइक रिलेटिव्स। कि हम्म मतलब कि आप अगर अपने घर में डॉक्टर बन गए तो बाकी लोग जेलस रहेंगे, लेकिन उनको आपकी जरूरत भी है। वो हम्म आपकी बुराई भी करेंगे आपके लिए। मतलब आपको आउट ऑफ द वे जाके उनके लिए हेल्प करनी पड़ती है कि भाई तुम कुछ बुरा मत बोलना बस परिवार में हमारे बारे में। कि हम्म भाई ये हम्म अगर आप इन डॉक्टर्स ओनली वी शुड अंडरस्टैंड इट दैट दिस इज जस्ट जॉब, इट इज नॉट मोर देन दैट। द सेम इज विद सोसाइटी यार। कि मतलब सोसाइटी आल्सो वांट्स अस टू के मतलब कि हाँ हमको फ्री में मिलता जाए सब कुछ है। कई लोग पीपल आर होते लाइक पीपल आर लाइक, अगर फोन नहीं उठाया, मान लो मैं ड्यूटी पर हूँ, थका हुआ हूँ हैं। भाई, मेरे को आके सोना है, फोन नहीं उठाया तो दे विल बी ऑफेंडेड कि हम्म, भाई तू तो बड़ा आदमी हो गया, डॉक्टर बन गया, हाँ डॉक्टर साहब फोन नहीं उठाते। हाँ। तो इंसान हम भी अब बन तो जाएंगे, तुम भी बन अब यार जाओ तो इंसान। अब तो वो बहुत बहुत बेसिक भी सोसाइटी का एक बेसिक है ना, आप डॉक्टर हो, आपको तो फ्री में इलाज करना चाहिए, या आपको सब हाँ फ्री में, मतलब तुम्हें वो दया भावना होनी चाहिए। अरे तो भाई मेरी भी तो एजुकेशन का खर्चा है, खाना पीना मेरा भी तो है। बच्चे मेरे मुझे भी भी तो पढ़ रहे शौक, हैं। बच्चे मेरे भी पढ़ रहे हैं, शौक हम्म मेरे भी हैं। हम्म जैसे तुम्हें बाहर घूमने जाना पसंद है, हमें भी पसंद है। हम्म। तो हमें भी पैसा चाहिए, या तो हमारे लिए सब कुछ ही फ्री कर दो, हम भी फ्री सर्विस दे देंगे। और वो अगर कोई 24 घंटे काम कर रहा है सही हम्म तरीके से, तो कहेंगे ये तो लूटता है। ये तो लूट रहा तो कुछ तो इसीलिए लोग कुल मिला कहेंगे के लोगों हम का। दुनिया को कभी है। खुश नहीं कर दोनों सकते। तरफ से ढोल बजाने वाली बात है हाँ ये, कि ये तो इतना पैसा भी क्यों ले रहा है, कि ये इतना हाँ पैसा क्यों ले रहा है। हाँ अरे तुम डॉक्टर्स इतनी माइनॉरिटी में है ना। हाँ डॉक्टर्स माइनॉरिटी में है तो हाँ नैरेटिव जो है वो पब्लिक कंट्रोल करती है। हाँ। तो और हम उस इसलिए नैरेटिव से मतलब इफेक्ट होते हैं सेम इसी हाँ, में। सुसाइड वाले में मतलब कि मेरे मतलब हम्म, जो पापा थे वो कहा करते थे कि अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए ना कि तेरे को तेरी जान देनी पड़े तो ये हम्म, ध्यान रखना कि जिसकी वजह से जान दे रहा है ना उसके घर में मातम मनाने के लिए भी कोई नहीं बचना चाहिए। मैं रोऊंगा हम्म, नहीं एक आंसू तेरी मौत पे, लेकिन ऐसा मत करना कि खुद हो जाए। हम्म, पहली बात तो करना ही नहीं है, हम्म, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना। सेम अब ये जो इसके बारे में बोल रहा था इससे एक रिलेटेड है गाइड अलॉटमेंट का। तो हम्म, बेसिकली कई सारे इश्यूज आए। दिविशा तुम्हारे टाइम पे गाइड अलॉटमेंट कैसा होता है? मतलब कि अगर तुम्हारे सर्जरी मेडिसिन का पता होगा तुझे, अपने तो खैर तीन चार ही गाइड्स होते हैं। बट जैसे अगर तुम टॉपर हो तुम्हारे डिपार्टमेंट में, है हम्म ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर है तुम्हारे डिपार्टमेंट के, तो गाइड कैसे अलॉट होते हैं? मतलब जो फर्स्ट रैंकर है सेकंड रैंकर हम्म। है वो थर्ड नंबर के प्रोफेसर को ले सकते हैं?
बॉस मैंने तो बहुत सारे अलग अलग सुने हैं हर कॉलेज के, जितना मेरे को आइडिया मेरे दोस्तों हाँ का। हाँ कईयों के कॉलेजेस में तो ऐसा है कि जो टॉप रैंकर है वो मेन एचओडी को गया, नेक्स्ट रैंकर नेक्स्ट को गया, एचओयू को जा रहा है। कई जगह पे चिट सिस्टम होता है हाँ कि बच्चों के नाम लिख दिए, गाइड के नाम लिख दिए, उठा लिए, जिसको जो मिला किस्मत उसकी। हाँ कई जगह ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को चॉइस दी जाती है हाँ कि आप रैंकर हो तो आप चूज करो आपको कौन गाइड चाहिए। कई जगह पे फैकल्टी को चॉइस दी जाती है हम्म कि सीनियर मोस्ट फैकल्टी को चॉइस दी जाएगी कि ये जितने स्टूडेंट्स आए हैं उसमें से क्या लिया जाए। और ये पर हम्म। डिपार्टमेंट, आई थिंक हर डिपार्टमेंट का ही प्रोटोकॉल अलग है, हर अब कॉलेज का अलग है, डिपार्टमेंट का अलग है। राजस्थान में तो अलग ही हो गया है। राजस्थान में तो ये था कि भाई जैसे 1 2 3 4 रैंक करते, प्रोफेसर हम्म एक्स वाई जेड है, ठीक है, हम्म वाला जो है टॉक्सिक है, वाई वाला एकेडमिक्स में जीरो है, जेड वाले को उठाना चाहते हैं, जेड तीसरे नंबर पे आ रहा है सीनियोरिटी में, हम्म रैंक जेड उठा लिया। हम्म अब अलग अलग तरीके हैं सब जगह पर, राजस्थान में मैनिपुलेट कर लिया उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को। तो बोलते हैं कि सेकंड रैंकर जो है अब जेड को नहीं उठा सकता, अब पहले फ्री इलेक्ट्रॉन भरो एक्स और वाई के, अब वो टॉक्सिक है। तो अब इससे एक तो ये हो गया कि मतलब कि जो सेकंड थर्ड फोर्थ रैंकर है उन्होंने क्या गलती करी है कि उनको जेड नहीं मिले, जबकि जेड के पास 2 सीट अभी खाली है प्रोफेसर होने के नाते, भाई हम्म प्रोफेसर 3 पीजी स्टूडेंट मिल सकते हैं। मिल सकता है। हम्म और दूसरी चीज है कि नहीं नहीं पहले सब भरेंगे, या फिर कई जगह ऐसा हो रहा है कि मतलब कि नहीं, आप लाइन से चलो, फर्स्ट वाला एचओडी को मिलेगा, सेकंड वाला सेकंड नंबर प्रोफेसर को, थर्ड वाला थर्ड, अलग अलग सिस्टम है। लेकिन ये सब जो है ना, ये सब इसी चीज को, ये जो मास सुसाइड है ना, अगर ये पीजी गाइड अलॉटमेंट सिस्टम अगर अच्छा हो जाए ना, तो ये पीजी की मास सुसाइड भी खत्म हो जाएगी। कारण कैसे? जो सबसे घटिया गाइड होंगे ना पूरे डिपार्टमेंट में, हम्म जो पढ़ाते नहीं है, टॉक्सिक है जिनका, वो सबसे लास्ट में उठेंगे। आपको बस एक डेटा लेना है कि किस गाइड को उस कॉलेज में सबसे लास्ट वाले स्टूडेंट उठा रहे हैं। लास्ट रैंकर मतलब कि जिसके पास कुछ ही नहीं बचा, वो जाके अगर किसी गाइड को ले रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 3 गाइड, मतलब 6 गाइड है एक डिपार्टमेंट में, 2 गाइड ऐसे हैं जिसको हर साल ही लास्ट में ले रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे ले रहे हैं कि मतलब इस गाइड को चलो सेवंथ रैंकर ने भी ले लिया, और नीचे वाले गाइड को फिफ्थ रैंकर ने भी ले लिया, लेकिन लास्ट के दो दो उनके जो दोनों स्टूडेंट्स हैं, वो सबसे लास्ट वाले ही मिले उनको। हम्म और डिपार्टमेंट ऐसा है कि लास्ट की जो थर्ड रैंक है, मतलब 3 रैंक है, 10 11 12, वो हमेशा हम्म एक ही गाइड को ले रही है उस डिपार्टमेंट में। तो ये बिल्कुल हम्म डेटा में बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया ना। आप पूछो तो सही कि भाई क्या चक्कर है कि तेरे को सबसे लास्ट में दे रहे हैं, तू प्रोफेसर आदमी है, तेरे से पहले एसोसिएट को लेके बैठ रहा है वो, बेटर। या तो तू टॉक्सिक है, या तू पढ़ाता अच्छा नहीं है, या तू घर के काम करवाता है, या तू पेशेंट भेजता है घर से, उसको एडमिट करना रहता है, कुछ ना कुछ तो लोचा है, तू बता। अब इसका एक सर्वे तो करो ना यार। और सर्वे, इंटरनल इंक्वायरी बहुत इजी है यार। आप पास आउट पीजी स्टूडेंट से पूछ लो कि यार तुम्हारे यहाँ पे कौन टॉक्सिक इंसान था, किसने तुम्हारी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, किसने तुमसे घर के काम करवाए, तो आपको सारा डेटा मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए बेसिक ये होना चाहिए कि आपका, कि भाई हाँ, एक डेटा है आपके पास स्टैटिस्टिकल, कि इसको लास्ट के 3 स्टूडेंट हर साल उठा रहे हैं। और एक इससे एसओपी तो बनानी पड़ेगी इनको कि गाइड एग्जैक्टली, अलॉट कैसे हो, हाँ। और जो सब और जगह जनरलाइज चले, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का, हर कॉलेज का, हर स्टेट का अलग ही रूल है गाइड अलॉटमेंट में अरे तो। गाइड में कंपटीशन बढ़ जाएगा भाई। गाइड में कि यार, गाइड को शर्म आ जाएगी यार कि यार मेरे को हर साल 2 साल से लास्ट में उठा रहे, एक तो मेरे हम्म पर इंक्वायरी हो जाएगी, तो साला मैं भी तो इम्प्रूव करूं यार, कि क्या दिक्कत है। वो हम्म अपने स्टूडेंट्स पूछेगा, सर वो थोड़ा एकेडमिक्स का है, तो वो थोड़ी रिसर्च ज्यादा करेगा, थोड़ा उसको करेगा। फिर एक हॉस्पिटल में अगर मान लो कोई सर्जन है जिसकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में मतलब अच्छी जान पहचान है, साउथ में जिसके कॉन्टैक्ट है, जो कॉन्फ्रेंसेस से जाता है, रिसर्च अच्छी है जिसकी, वो अपने पीजी स्टूडेंट को फिर वहां पे फेलोशिप दिला सकता है। हम्म अगर मान लो तुझे, अगर मान लो मेडिकल नेग्लिजेंस में मान लो फेलोशिप चाहिए, तो मेरे कॉन्टैक्ट है, तो यू विल कम टू मी, विल हम्म कंडक्ट कम अंडर माय गाइडेंस, कि मतलब कि हाँ सर ने काम भी अच्छा किया है, सर की वहाँ पे अप्रोच भी है, और सर कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, इस पे काम कर रहे हैं, तो यू कैन चूज योर गाइड ना। अब जो कुछ हम्म कर ही नहीं रहा है उसको कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि उसका ये जो सिस्टम है गाइड अलॉटमेंट का अभी वाला, उससे इनकी सारी कमियां तो ढक गई। इसमें हम्म तो कुछ नहीं हो रहा, कि कुछ पता नहीं चल रहा, भेड़ और बकरी सब, गधे घोड़े सब बराबर है। हम्म तो आपको मतलब कि यू हैव टू पिक आउट द हम्म ब्लैक शीप। सुसाइड रेट में गाइड का, और ये जो क्योंकि बहुत कॉमनली आता है, थीसिस के चक्कर में स्टूडेंट सुसाइड कर लिया, गाइड हाँ टॉक्सिक है, स्टूडेंट सुसाइड कर लिया। तो एक बार तो सोचना चाहिए कि गाइड का और स्टूडेंट का ऐसा क्या रिश्ता है, या फिर इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट अगर क्रिएट हो रहा है तो, हाँ और कई जगहों से आ रहा है, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम सम वन पर्टिकुलर college हाँ or one particular state. It is multiple colleges all over the country, and one same logic that it was toxic, the guide was toxic. It was हाँ work was toxic or the guide was toxic. तो वो एक
एक लाइन तो क्रिएट होगी कि मतलब गाय टॉक्सिक है। इतना इंपॉर्टेंट रिश्ता है कि सोचो कि लोग बाग या तो माँ बाप की वजह से, या गर्लफ्रेंड बीवी की वजह से, या गाइड की वजह से सुसाइड गाइड। कर। मतलब कि इन तीन ब्रैकेट्स में अगर कोई इक्विवेलेंट में फॉल कर रहा है, कितना इंपॉर्टेंट रिश्ता है। और आपने इस रिश्ते को बनाने के लिए जो गाइडलाइन है वही हम्म फिक्स नहीं की है यार। हम्म उसमें हम्म इतनी डिस्क्रिपेंसी है। एक हम्म यूनिफॉर्म गाइडलाइन तो बनाओ। एक फीडबैक, हम्म जैसे डीसी में भाई अगर आप कंप्लेंट कर दो ना, हम्म कुछ होता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कुछ मॉडरेटर या ऐसे कुछ होता है एनबी में। अगर आप उसको ईमेल लिखोगे ना, वो कॉन्फिडेंशियली पूरी इंक्वायरी करके और ऐसी तैसी कर देता है उस गाइड की। इवन इंस्टीट्यूट्स की मान्यता तक चली जाती है, क्योंकि उसमें एनोनिमस वेरीफाइड, मतलब कि तूने भेजा है तो एक तो हमारे स्टूडेंट ने भेजा है, हम्म दूसरा तेरी आइडेंटिटी मुझे भी नहीं पता चलेगी, लेकिन फिर भी तू हम्म वेरीफाइड सोर्स से आ रही है। हम्म हम्म तेरा तेरा नाम नहीं आएगा, तेरा कोड आ जाएगा एक ऑटो जनरेटेड। तो मेरे को बस एक्शन लेना है, मुझे नहीं पता कि किसने किया है। लेकिन अगर कोर्ट में केस गया तो तेरी आइडेंटिटी बाहर आ जाएगी, हम्म वो भी मतलब सील्ड फाइल्स में। तो ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए, तब तो लोग बाग फीडबैक दें, तब तो कंप्लेंट करें, तब तो इंक्वायरी हो। इस वाले मैकेनिज्म में तो कुछ नहीं है। सब जाते हैं, सबको सब मिल जाता है और खत्म। तो बहुत इसमें हर ऐसे ही साल जैसे चेंज भी हो जाता है, हर साल हम्म चेंज भी हो जाता है। आज ये तरीका फॉलो हम्म कर लिया, बच्चे सोच के जा रहे हैं कि भाई अब हमें जब गाइड मिलेगा तो हम इस तरह से जाएंगे। सीनियर्स ने तो ये बताया था, पता चलो कुछ और ही हो गया नया। हाँ हम्म हाँ हाँ। तो हम्म वो ये ही बदल यूनिवर्सल जाता है। सुसाइड प्रिवेंशन में यार, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप है। और ये रियलाइज करना इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि गाइड बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है, जो तूने बात बोली ना। हम्म मेरे को तो हम्म लगता है तीन ब्रैकेट्स में से एक में आता है यार। हम्म मतलब कि हम्म इतना इक्विवेलेंट रिश्ता है, ये उसकी वजह से हम्म कर रहे हैं। मैं सीधा नाम ले रहा हूँ। भोपाल में मतलब कि हमने देखा था, हमारी जो गायनी की प्रोफेसर थी अरुणा कुमार, मतलब टॉक्सिक। उसके बाद में अभी गायनी से जोधपुर से पीजी कर रही है डॉक्टर अपूर्वा उपाध्याय, वो मेरी स्टूडेंट थी यूजी में। हम्म ठीक है, जोधपुर में वो वहां से पीजी करने गई भोपाल। उसने वहां जाके देखे, बॉस मुझे, मैं मर जाऊंगी यहाँ पे। वो अरुणा कुमार के ऊपर इतने केसेस डले हुए हैं, उनकी इतनी कंप्लेंट्स हुई हुई है। उनको हटा दिया, वहां के डॉक्टर्स ने हटवाया उनको, क्योंकि पीजी सुसाइड कर रहे हैं। हमने खौफ देखा था उनका जब हम यूजी में थे। हम फाइनल ईयर यूजी में थे, एमबीबीएस में, तो हमने देखा था उसने कितनी टॉक्सिसिटी कर रखी थी अपनी पीजीज के साथ में। और उसके बाद तो पढ़ा ही है। तो मतलब ये दीज नेम्स शुड कम आउट, और हम्म इनको शाउट आउट होना चाहिए इनके ऊपर। और बिल्कुल नेम एंड शेम का काम होना चाहिए इनका। इनको हम्म मतलब हटाओ यार सिस्टम से। इतनी कंप्लेंट्स हो गई, तुम्हारी क्या मजबूरी है यार। और उनको मिल रखने जाएंगे। के। कितना ही अच्छा डॉक्टर हो, अगर जाने ले रहा है, डॉक्टर्स की जो 2.5 लाख, एक डॉक्टर की जान जा रही है, मतलब कि 2.5 लाख लोगों की जान जा रही है। हम्म समझ रहे हो आप। अब ये बहुत ज्यादा कॉमनली उठते जा रही है ना ये बात कि गाइड की वजह से सुसाइड हो रहा है, गाइड की वजह से सुसाइड हो रहा है, थीसिस की वजह से सुसाइड हो रहा है। हम्म तो ये चीज को समझना तो इम्पोर्टेंट है कि भाई कुछ तो है ये रिश्ता जिससे फर्क इस पड़ रहा हम्म है। ये जो रिश्ते की बात ही कर रहे हो आप, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब कोई स्टूडेंट गाइड चूज करता है तो वो हम्म सिर्फ 3 साल के लिए उसका कोई बॉन्ड नहीं है उसके साथ, वो पूरी जिंदगी जिंदगी भर। के लिए उसका बॉन्ड बनेगा उसके हम्म साथ। हम्म दूसरा, जो नेटवर्किंग गाइड के पास है ना, वो अपने स्टूडेंट को हेल्प करेगी। जैसे बॉस ने हम्म कहा, मान लो अगर फेलोशिप दिलवानी है, गाइड दिलवाएगा उसको, वो उसके बच्चों की तरह होगा। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर ऐसा बंदा आ गया जिसने हम्म तो सोचा हुआ है कि मैं तो इसको परेशान ही करके रखूंगा, हम्म हम्म तो फिर उस बंदे के लिए वो 3 साल टॉर्चर है। हम्म अब इसमें एक और भी बात है दूसरी, जैसे बॉस ने कहा कि इसका सिस्टम होना चाहिए। गाइड के लिए ये पता करना कि ये बच्चा कैसा है, उसके पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं है। जैसे नंबरों के ऊपर रिलाई कर लेगा, नंबरों से क्या पता चलेगा उसे। हम्म लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास हम्म बहुत सारा सोर्स है जिससे वो हम्म पता कर सकते हैं कि ये जो गाइड है, जो फलाना बंदा है, ये किस तरीके का है। अब मान लो हम्म मेरे को एकेडमिक्स पसंद है, अब जो गाइड मेरे को मिल रहा है बाय वर्चू ऑफ एनी रूल, मेरिट मान लो, इंटरप्रिटेशन मान लो, कुछ मान लो, किसी भी चीज की हम्म गाइडलाइन की, वो बंदे के साथ मेरी नहीं बनेगी। मेरे को पता है हम्म कि भाई ये आदमी की कोर्स जो है वो कुछ और है, मेरी जो सोच है कुछ और है। तो मैं तो फंस गया पहले दिन ही। अब मेरे को ये बात पता चल सकती है किससे? मेरे सीनियर से, उनके सीनियर से। तो ये एक तरीके का इनफॉर्मल अप्रेजल है। हम्म अब दूसरा क्या बस होगा, अब अपन कह रहे हैं डीएनबी है, एमडी है, इतनी सारी चीजें अपन ने खोल दी, डिप्लोमा है। हम्म अब हर चीज में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है ना।
अब आप एमडी वाले से रिसर्च एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपने उसको गाइड ऐसा दे दिया है जो खुद की थीसिस भी किसी और के साथ किसी और से बनवाता है। तो वो बंदे की एमडी डिग्री, क्या मतलब है उसकी एमडी डिग्री का? हाँ, या वो उसको फोर्स कर रहा है। अब बच्चा कह रहा है कि मैं तो भाई नया बंदा हूँ सर, मैं परेशान हो गया पुरानी चीजें कर करके, आई वांट समथिंग न्यू। वो हम्म नोवेल्टी वाले चीज को सीरियसली ले गया बच्चा। हम्म, वो जो अपने गाइड साहब हैं या गाइड मैडम है, वो है कि मैं तो भाई ट्रेडिशनल हूँ, मैं तो कन्वेंशन के साथ चलूंगा, मैं तो जो कोर है वही, मैं मेरे को नहीं नहीं करना कुछ नया। तो मिसमैच हो गया। तो वो तो परेशानी है। और 3 साल, एंड यू आर अ रेजिडेंट। रेजिडेंट मतलब आप वहीं पे रह रहे हो, हाँ, वही आपका माँ है, वही आपका बाप है, माई बाप वही है। और माई बाप अगर आपको तंग करने पे आ जाए, आपकी उसके साथ नहीं बनती, तो लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट वेरी फॉर टफ। यू। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अकाउंटेबिलिटी तय होगी इससे। अगर एक यूनिफॉर्म सिस्टम होगा तो अकाउंटेबिलिटी तय होगी। हर एक, जैसे पंजाब में क्या है कि जब भी आपकी रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराते हो ना आप, तो आपको अपने सर्टिफिकेट दिखाने पड़ते हैं कि मैंने इतने घंटे सीएमई अटेंड किए हैं। हम्म अगर आप 70 साल के भी हो, और आपको अपनी 70 साल के डॉक्टर को भी, जिसने लाखों पेशेंट देख लिए हैं, उसको भी अगर अपनी रजिस्ट्रेशन रिन्यू करानी है, तो उसको भी सीएमई के सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे। हम्म, तो ऐसा क्यों है कि एक बंदा जो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग सीनियर, अब सीनियर कैसे होता है कोई आदमी, मान लो किसी को जल्दी मिल गई नौकरी, किसी को हम्म, लेट मिल गई नौकरी, नौकरी। तो क्या आप इस चीज से डिसाइड करोगे कि कोई बंदा बिना काम किए ऊपर की कुर्सी पे बैठा रहे, और एक जो काम कर रहा है, बच्चों को हाँ, भी पढ़ा रहा है, रिसर्च में भी जा रहा है, वो क्योंकि हाँ, किसी कारण से भाई साहब लेट हो गए, तो इसलिए उनको सजा मिलेगी कि उनको अच्छा बच्चा नहीं मिलेगा। नाउ इट इज, ये अन्याय किसके साथ हो रहा है? दो लोगों के साथ। हम्म, हम्म एक तो जो पढ़ना चाहता है उसको टीचर नहीं हम्म, मिल रहा, और एक टीचर जो पढ़ाना चाहता है पढ़ना चाहता है उसको उसको स्टूडेंट नहीं बच्चा मिल नहीं। तो रहा। बच्चा नहीं होगा। अब लेकिन हो क्या रहा है? अपन कर क्या रहे हैं? अपन कर रहे हैं ईगो सेटिस्फाई, चेयर की। केयर की, तो गाइड्स की, डॉक्टर्स गाइड्स की। की। तो ये हम्म, तो है ही, मतलब गलत बात है ये तो। इसमें तो कुछ क्या और क्या कहें इसमें। इट नीड्स रिफॉर्म। Woman. चलो, तो वी हैड ए नाइस चैट टुडे।